हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ये हमारा लेक्चर 01 है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी 45 आवर्स फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच, जिसको आगे में शॉर्ट में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच कहूंगा। यस, यहाँ इस बैच में हम कॉन्सेप्ट साथ साथ में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट वीडियो डाल दिया था। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको अनाउंसमेंट वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि ये जो प्रैक्टिस बैच है, ओके, कौन से स्टूडेंट्स को और कैसे हेल्प करेगा। लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको अभी समझ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपने मेरा वो जो अनाउंसमेंट वीडियो है जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच की, और मेरा भी ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच आपको कैसे हेल्प करेगा और कैसे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस ले सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके बारे में फर्स्ट हम बात करेंगे और फिर ओके नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है प्रैक्टिस बैच का वो स्टार्ट करेंगे। इसलिए प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले 20 मिनट्स ध्यान से सुन लो, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो एक लंबी सांस लो और अपने आप को कहो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ मई जून 26 एग्जाम में या सितंबर 26 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिस बैच किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, आपके अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी इसमें, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आर यू रेडी? यस और नो? हाउ इज द जोश? बोलिए हाय सर। चलिए ना, चलो, यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो है जीएसटी का 45 आवर्स प्रैक्टिस बैच मैंने यहाँ पे प्लान किया था। लेकिन देखो, अब अमेंडमेंट्स होती रही है, चीजें बदलती रहती है, क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं, तो ये 45 आवर्स से 50 आवर्स के बीच में आपका खत्म हो जाएगा। और ये अगर आप 50 आवर्स का प्लान करते हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस और इतना कर लिया, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। तो अब ये हम प्रैक्टिस बैच में क्या करने वाले हैं, तो हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे, ओके, और सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैं सबसे पहले तो आपको पूरा ओके रिवीजन करवा के दूंगा चार्ट बुक के बेस पर। आपने आरआर रिवीजन देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये बैच करते हो तो आरआर रिवीजन भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पूरा चार्ट अच्छे से रिवाइज किया है। उसमें के ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत अच्छे से सिंपल वे में ओके एम्फोसाइज देके एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, सो दैट वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आते हैं आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बेटा 2 मिनट सुना, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, पहले चुपचाप मुझे सुन लो, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो जाएंगे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई साहब, ठीक है? उसके बाद में ओके इसमें जो है 100% प्रैक्टिस अप्रोच रहेगा। सर 100% प्रैक्टिस अप्रोच मतलब क्या? देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो लास्ट 2 एग्जाम्स आप लेते हो और स्पेशली लास्ट एग्जाम लेते हो, तो बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम गया कि ओके आते हुए भी वो लिख नहीं पाए, टाइम नहीं मिल पाया, छूट गए 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए। ओके, बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई डीटी पहले ले लिया, फिर जीएसटी कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर एमसीक्यू पहले ले लिया, फिर ओके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बाद में ले लिए, और इसमें इतना कंफ्यूजन हुआ कि पेपर हाथ से निकल गया, आता हुआ पेपर हाथ से निकल गया। पेपर टफ था, नो डाउट पेपर टफ था, स्पेशली इनकम टैक्स का। लेकिन जीएसटी को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो मैनेजेबल भी था, लेकिन जीएसटी आते हुए चीजें हाथ से निकल गई। तो ये प्रैक्टिस बैच में मैं यही सिखाता हूँ कि आपका विद इन टाइम कैसे खत्म होना चाहिए, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में जो है कैसे हेल्प करेगी। कोई ये मैजिकल स्टिक तो नहीं है कि आप जो है ओके जस्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और एग्जाम में जाके लिख रहे हो। यही तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है, ओके, कि कॉन्सेप्ट इतने बार सुन लेता है और अपने कंफर्ट जोन में वो ऑडियो रिवीजन देख लेगा, ओके, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्सेप्ट रेगुलर बैच कर लेगा, मैराथन्स कर लेगा, 1 डे बिफोर एग्जाम कर लेगा, पर सुनते जा रहा है। लेकिन वो अपना एक स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट कैसे करे और कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करे विद इन टाइम, ये स्किल डेवलप ही नहीं कर पाता है। और वहां पे आपको ये प्रैक्टिस बैच बहुत हेल्प करेगी। मेरे ओके पहले 3-4 डेमो आप जरूर देखिएगा, आपको फील हो जाएगा कैसे मैं एक एक चीज को टेबल बनाते वक्त हर चीज पे आपको एम्फसाइज करवाता हूँ, आपकी कहाँ मिस्टेक्स होती है वो बताता हूँ। ओके, उसके बाद में टेबल ऐसा ही क्यों होना चाहिए ये बताता हूँ, रिमार्क्स लिखते वक्त ऐसे पॉइंट से क्यों आने चाहिए, इंपॉर्टेंट केस स्टडी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपकी अंडरलाइन कैसे होनी चाहिए। भाई साहब, आप मेरे ओके 4 डेमो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पे हो और हमने क्या करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस बैच डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। तो 100% प्रैक्टिस अप्रोच रहेगा। हैंड रिटन प्रैक्टिस ऑन एग्जाम्स एंड आरटीबी क्वेश्चंस। हम इस प्रैक्टिस बैच में क्या करने वाले हैं,
ओके, मैं हैंड रिटन एग्जाम और आरटीपी क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूँ, जो आपको एक फील देगा कि यार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने ऐसे सॉल्व करने चाहिए। ओके, और ऐसे हमने लिमिटेड पॉइंट्स में कवर करना चाहिए और कॉन्क्रीट कंक्लूजन क्या लेना चाहिए। हमने ज्यादा आंसर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आपको डीटी और जीएसटी दोनों हैंडल करना है। तो ऐसे सिचुएशन में विद इन टाइम पूरा सिलेबस, सॉरी पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करें, ओके, ये अप्रोच यहाँ पे डेवलप होगा। स्पेशली ओके, आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं ना 10 मार्क्स में, जो आप गलती कर देते हो भाई साहब, उसके ऊपर तो मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाया है ये प्रैक्टिस बैच में। साथ साथ में ओके एमसीक्यू, अब देखो एमसीक्यू रिपीट तो नहीं होते, लेकिन एमसीक्यू का एक टोन बनाना पड़ता है। जब तक आपका एक टोन नहीं बनता है एमसीक्यू का, एग्जाम में सडनली एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाते, बड़ी यहाँ पे जमलिंग हो जाती है और समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको ट्रेस करूं। तो ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है उस पर भी आपकी प्रैक्टिस करवाई है। तो भाई साहब ओके, उससे ना आपको एमसीक्यू रीड कैसे करना और वो एमसीक्यू से ओके एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट हमारा आंसर कैसे निकालना, वो मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है। तो डेफिनेटली ओके हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी। देखो मेरे क्वेश्चन में टोटल अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस है, जिसमें से 125 क्वेश्चंस हमने लिख के देखे हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पार्टली मैंने डिक्टेट किए, आपने लिख के देखे हैं, फिर डीपीक्यू हमने, तो ऐसे अराउंड 150-160 क्वेश्चंस डीपीक्यू के साथ हैंड रिटन प्रैक्टिस में हुआ है। और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कुछ छोड़े नहीं है भाई साहब। तो डेफिनेटली ओके आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन पे हो जाएगी कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ। ओके नेक्स्ट, किसको ये बेनिफिशियल है, तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स को टैक्स में दिक्कत जा रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा है, ओके उसके मार्क्स 30-40s में आ रहे हैं और उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मार्क्स कहाँ कट हो रहे हैं, प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन स्किल में जिसको दिक्कत जा रही है, ओके, और वो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली मेरा बैच जो है ओके ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट जब मैंने ये प्रैक्टिस बैच लिया था तो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तो ये आ गया था कि यस हम विद इन टाइम जीएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट ने मेरा प्रैक्टिस बैच होने के बाद एग्जाम के पेपर सॉल्व किए तो विद इन टाइम कंप्लीट कर पाए और उनको एक क्लियर अप्रोच था कि मुझे करना क्या है। ओके ये अप्रोच आपका डेफिनेटली ये बैच में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट कम बैक करना चाहते हैं, यस जिसमें एक जिद है ओके कि यार नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब जो भी रिजल्ट हुआ व्हाट एवर इट में बी, पर मैं छोड़ूंगा नहीं और पूरे जिद के साथ आगे के ओके एग्जाम की पूरी तैयारी करूंगा, तो डेफिनेटली मेरा ये बैच है उनको सपोर्ट करेगा। देखो रिजल्ट लेट लगा, टाइम आपके पास कम है, ओके, और मैं यही कहूंगा कि ये कम टाइम में अगर ये बैच आपको हेल्प कर पाई, सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं कोई आपको ये बैच का फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ इसका हेल्प लेना चाहते हो तो बिल्कुल जरूर ये बैच आप लगा सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन स्किल पे हम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, हर क्वेश्चंस को लिख कर प्रेजेंटेशन स्किल पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस बैच आपको क्या हेल्प की करेगी, वैसे अनाउंसमेंट में तो मैंने डिटेल में आपको बताया ही था। चलो दोस्तों, फिर आपका ये सवाल होगा कि सर ये प्रैक्टिस बैच कितने दिन चलेगी, कितने आवर्स का है। जैसे देखो ओके 25 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिस बैच का 25 डेज का आपका प्लान है। ओके और ये 25 डेज का जो प्लान है ये एक कोई लेक्चर 1.5 घंटे का है, कोई लेक्चर 2 घंटे का है, मतलब वो कॉन्सेप्ट को कवर करने के हिसाब से मैंने लेक्चर्स वो प्लान किया। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप डेली एक देखते हो तो 25 डेज में आपका पूरा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाएगी, आपको आरआर अलग से देखने की जरूरत नहीं है और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इतना कर लो भाई साहब, ओके इसके अलावा आपको ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो यस आप मेरे साथ कंप्लीट करोगे और उसके बाद आधी घंटा भी आपने रीड कर लिया घर पे, ओके तो मोर देन इनफ। ओके या मेरा डीपीक्यू भी सॉल्व कर लिया तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है। ओके और जो लोग अभी जिद में कि नहीं भाई मैंने मेहनत की है वेस्ट नहीं जाने दूंगा, थोड़ा पुश करना पड़े तो कर दूंगा भाई साहब, ओके यही मेरा ओके रियल कमबैक है। और जो कमबैक करने के लिए रेडी हो कभी फेल नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में 25 डेज है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे सैटरडे संडे 2-2 लेक्चर कर ले तो वो 20 डेज में भी ये बैच कंप्लीट कर सकता है। नाउ ये बैच कैसे मिलेगा बेटा, तो ये रिकॉर्डेड बैच है जो अभी रिसेंटली मैंने ओके 2 महीने पहले बैच लिया था, वो आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो सर ओके ये अगर रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि मैं कंप्लीट आपको प्लान दे रहा हूँ और ये प्लान आपको शेड्यूल वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट शेड्यूल जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक दी हुई है, वो टेलीग्राम चैनल लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, वो डायरेक्ट पोस्ट पे आप आ जाओगे जहां मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे केस में ये रिकॉर्डेड बैच जो रहेगा, डेमो मेरे ये रिकॉर्डेड बैच कैसे लोगा, देखो ओके डेमो जो है पहले 4 दिन के
ये मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँगा, ओके, यानी शेड्यूल स्ट्रीम रहेगा और उसके बाद में आपको ये जो बैच है बाय करना पड़ेगा। कैसे बाय करना उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो है बैच आपको बाय करना पड़ेगा। जो मैंने शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है और अपना बैच कंप्लीट कर लेना है। अब दूसरा मैं आपको बता दूँ सर, ये कंप्लीटली अपडेटेड रहेगा क्या? देखो, मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इस बार आपको एप्लीकेबल जो अमेंडमेंट्स है, वो एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स भी आपको बता देता हूँ। ओके, यानी आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, जहाँ तक हम अमेंडमेंट्स की बात करें, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, जहाँ तक हम अमेंडमेंट्स की बात करें, ये अमेंडमेंट नोट्स है और ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी ओके यूट्यूब पे डाल दी है और इसका डिटेल अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी और मेरी टेलीग्राम चैनल में भी आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अमेंडमेंट्स में बहुत छोटी-छोटी अमेंडमेंट्स हुई है। ओके, और ये अमेंडमेंट जब मैंने पढ़ाया तो वो अमेंडमेंट में ही वो सारी छोटी-छोटी अमेंडमेंट्स ले ली है। हाँ, कुछ एग्जाम्पशन में थोड़े-थोड़े चेंजेस हुए एग्जाम्पशन में। टाइम ऑफ सप्लाई में जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीट हुआ। ओके, कॉन्सेप्ट उसके बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर है और इनपुट टैक्स क्रेडिट टोटल अगर हम देखें छोटी-छोटी अमेंडमेंट तो इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, 7 पेजेस की अमेंडमेंट है और ये 7 पेजेस भी इसलिए हुए क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे उसके क्वेश्चंस लिए इसलिए ये 7 पेजेस हुए हैं। ओके, अगर मैं सिर्फ अमेंडमेंट कवर करूँ तो 3 पेजेस के अमेंडमेंट्स है, वो भी ओके यहाँ पे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर है और एग्जाम्पशन में जो छोटी-छोटी अमेंडमेंट्स हुई है। तो देखो इस बार कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो आपको जो है रिकॉर्डेड बैच जो ऑलरेडी 2 मंथ्स बिफोर है, इसके आपको 2 फायदे, अमेंडमेंट्स तो ज़्यादा नहीं है तो आप जो है बिल्कुल डेफिनिटली ये बैच कर सकते हो। दूसरा दूसरा इस बार रिजल्ट लेट लगा है, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में आप जो है ये प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड बैच डेफिनिटली आपको हेल्प कर देगी कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा जैसे भी आपको स्पीड में देखना हो, कंफर्ट में देखना हो, फटाफट मेरे साथ कंप्लीट करना हो, एक साथ पूरा दिन बैठ के कंप्लीट करना हो या फिर आपको दिन के 2 लेक्चर्स करके कंप्लीट करना हो, तो डेफिनेटली ये बैच आपको हेल्प किया है। इसलिए मैंने इस बार ये प्लान किया कि आपको रिकॉर्डेड दे क्योंकि लाइव स्ट्रीम में इवन तो मैं 25 डेज़ का बैच कंसीडर करूँ लेकिन 2-3 दिन का भी इन बिटवीन संडे वगैरह छुट्टी आ जाए तो वो 30 डेज़ चले जाता है। रिकॉर्डेड में आप अपना कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, पहले 4 डेमो लेक्चर्स जैसा मैंने आपको कहा कि पहले 4 डेमो लेक्चर्स जो है ओके वो मैं स्ट्रीम करवाऊँगा, वो देख लेना। इससे आपको डेफिनिटली कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आया तो फिर सोचना क्या है ओके आपको फटाफट ओके वेबसाइट पे जाके बाय करना है। अब देखो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे ओके किस तरह से आप जाओगे और ये कोर्स को बाय करोगे ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा और इसमें मटेरियल आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वी स्मार्ट अकेडमी के होम पेज पे गए या कोई भी हमारे एसोसिएटेड चैनल पे गए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सीए इंटर, आप विशाल सर यहाँ क्लिक करोगे सीए इंटर में आओगे। सीए इंटर में यहाँ पे आपको मिलेगा लेक्चर्स में चले जाना। लेक्चर्स में जाने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे कोर्स दिखेगा, सीए इंटर जीएसटी फास्ट ट्रैक 45 आवर्स कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, ये बैच आपको दिखेगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बुक्स में आपको सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन मिलेगा। एक ही ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी। सर आपने ये सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन क्यों रखा? देखो, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मई 25, सितंबर 25 और यहाँ ध्यान सुनना और यहाँ पे अभी ओके जैन 26 में अटेम्प्ट दिए हैं या सीए में स्टूडेंट है जिन्होंने दिसंबर में अटेम्प्ट दिए हैं। इनके पास ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग मटेरियल है। अब एग्जिस्टिंग मटेरियल जो है इनके पास है, इसमें सर इसमें अमेंडमेंट्स तो मैं आपको कह दूं कि ये जो है आपका फाइनेंस एक्ट 2025 ही एप्लीकेबल है और वो अकॉर्डिंगली मैंने अमेंडमेंट्स वो मटेरियल जो दिया था कंप्लीटली अपडेटेड और अमेंड करके आपको मटेरियल दिया था। अब उसमें अगर देखा जाए तो व्हाट इज द एडिशनल अमेंडमेंट्स, अगर इस बार की आप एडिशनल अमेंडमेंट्स देखोगे तो एडिशनल अमेंडमेंट्स में 7 पेजेस की अमेंडमेंट है जैसे मैंने आपको बताया और वो भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर है जो अमेंडमेंट का लेक्चर मैं आपको इसी बैच के एंड में भी दे दूंगा या आपको मेरे वेबसाइट पे सॉरी यूट्यूब चैनल पे देखना है तो देख सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है इसमें आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको मत चेंज करो। ओके, मैं कहूँगा हाँ बहुत ही पुराना मटेरियल है तो देन यू कैन बाय न्यू मटेरियल पर उसको मत चेंज करो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं आपको जो है ना सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, सुनना, मैं आपको अभी जो है सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ। आपके पास एग्जिस्टिंग फिजिकल मटेरियल है वो आप एग्जिस्टिंग फिजिकल मटेरियल जो है वो यूज कर लो और मैं दिया हुआ सॉफ्ट कॉपी यूज कर लो। ओके, मैं दिया हुआ सॉफ्ट कॉपी यूज कर लो, दैट्स इनफ। ओके, बाकी तो आपको इसमें कि देखना ही नहीं है। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी, अब ये जो सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे मिलेगी इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली समझ लो।
अब मटेरियल में क्या है, तो मटेरियल में बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, ओके, जो मैं बुक होगा ये आपको मैं देने वाला हूँ। अब ये जो है डिजिटल हैंड रिटन बुक क्या होती है? देखो मैंने बैच कंडक्ट करने के पहले, मतलब शाम को सेशन होता था, उसके पहले मैं 2-3 घंटे, ओके, जो भी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकते हैं, इसका एक समरी बनाता था और ये समरी एक हैंड रिटन नोट्स बनाता था और वो हैंड रिटन नोट से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, चार्ट बुक का रेफरेंस लेके भी रिवाइज करवा रहा हूँ और मैं उसके बेस पर आपको आंसर के प्रेजेंटेशन स्किल कैसे होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये नोट्स आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक आपको अच्छी, ओके, पॉइंट वाइज समरी चाहिए तो ये डिजिटल हैंड रिटन बुक जो नथिंग बट अवर चार्ट बुक, नथिंग बट अवर चार्ट बुक है, ये जो है आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इतना भी आपने एग्जाम में पढ़ लिया तो मोर देन इनफ। ओके, ये डिजिटल कॉपी वैसे ही रहने दो, आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लेना, पर डिजिटल कॉपी से हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि वो चार्ट बुक से ली हुई समरी नोट्स है, तो चार्ट बुक तो आपके पास होगी। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम, ओके, ग्रुप जो है आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। ओके, वो नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, चार्ट बुक, ओके, तो नई कंप्लीटली अपडेटेड चार्ट बुक जो है वो चार्ट बुक मैं आपको, ओके, यहाँ पे अगेन सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में बेटा क्वेश्चनर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर में, ओके, यहाँ जो मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूँ या आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो, क्वेश्चनर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आने वाले दो छोटे प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या रहेंगे। देखो, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में यहाँ जब चेंजेस हुए तो रेट में चेंज हुए। ओके, कॉन्सेप्ट में कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स तो नहीं है, पर रेट में चेंज हुए। तो जो रेट में चेंज हुए हैं यहाँ पे, वो रेट में मैं आपको बता दूं 12% और 28% वाले रेट्स अब नहीं रहे हैं। अब जो स्लैब है वो 5%, 18% और 40% ऐसे स्लैब रहे हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि सर, ओके, ये जो रेट्स है हमें याद रखने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आपको रेट्स बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। वैसे भी प्रॉब्लम में रेट्स तो दिए ही जाते हैं। ओके, तो रेट दिए जाते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका अब देखो, ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन ये न्यू रेट से आए। ओके, ध्यान सुनना, हो सकता है आपके क्वेश्चन से न्यू रेट से आए, लेकिन रेट कुछ भी हो वो तो प्रॉब्लम में दिया ही जाएगा। इसलिए ओके, ये जो रिकॉर्डेड बैच में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो तो आपके जो एग्जिस्टिंग रेट है, कहीं हो सकता है आपको 12% देखने मिल जाए, कहीं हो सकता है आपको 28% देखने मिल जाए, बट डोंट वरी अबाउट द रेट्स। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट और स्टेप्स पे ज्यादा रहेगा, रिमार्क्स में ज्यादा रहेगा। आप सबको पता है कि जीएसटी में कॉम्पिटिशन ईजी है, टैक्सेबल वैल्यू निकालो, जीएसटी निकालो, वो कौन सी बड़ी बात है जीएसटी में, पर रिमार्क कैसे लिखना है, ओके, उसके बाद में यहाँ पे लीगल प्रोविजन कैसे लिखना है, उस पर हमें फोकस करना है। तो देखो, ये क्वेश्चनर की सॉफ्ट कॉपी जो आपको दी गई है, ओके, ये सॉफ्ट कॉपी जो, ओके, आपके पास एग्जिस्टिंग सॉफ्ट मेरी फिजिकल कॉपी है उसके बेस पर आपको दी गई है। अब इसमें जो है ना, ओके, लास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी, जैसा अभी रिसेंट मेरा क्वेश्चन है जो लॉन्च हुआ है, ओके, तो उसमें ऐड किए, तो वो मैं आपके आखिरी लेक्चर में, जिसमें अमेंडमेंट्स होगी प्लस 3-4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो मैं आपके आखिरी लेक्चर्स में कवर कर लूंगा। ओके, तो आपका जो है, ओके, नए क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। हाँ, जहां तक रेट्स की बात है, तो रेट्स की अगर बात होगी तो आपको जो जो रिकॉर्डेड सेशन में रेट्स है उसके बेस पर कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ओके, आपको एग्जाम में आएंगे तो न्यू रेट्स पे वो क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही चेंज होगा। और ऐसे कितने हैं, पूरे हमारे क्वेश्चन की गिन कर 10-12 क्वेश्चन हो गए जिसमें रेट जो है, ओके, यहाँ पे कहीं पे 40% वगैरह मैंने लिए होंगे। अदरवाइज ओके, क्वेश्चनर वही है जो आपके पास है और वही जो सॉफ्ट कॉपी में आपको दूंगा वही आपको रेफर करना है। एडिशनल क्वेश्चंस में आखिरी में कवर कर लूंगा। डन 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 डन। चलिए, उसके बाद में बात अगर करें टेस्ट की, तो हमारी 3 टेस्ट होगी। ओके, और ये 3 टेस्ट जो है, ओके, मैं आपकी कवर करूंगा और ये 3 टेस्ट में जो है, यस, ये तीनों टेस्ट आपकी इवैल्यूएट होगी। मैं डेट वाइज आपको ये बता दूंगा और 1 महीने के स्पैम में आप जो है कभी भी ये टेस्ट अपलोड कर सकते हो, जो आपको 2-3 दिन में इवैल्यूएट करके मिल जाएगी। ये टेस्ट आपने कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप में एक टेस्ट सीरीज सेक्शन रहेगा, उसमें मैं कंप्लीट इसकी स्टेप्स आपको बता दूंगा। नाउ, अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर क्या हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी क्या? देखो, हार्ड कॉपी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे ही स्टूडेंट है जो ये प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी अपने बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपका माइंड मैपिंग बना हुआ है। ओके, तो मैं उसी से ये कंप्लीट कर रहा हूं। अब जो स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी लेना है वो अलग से हमारे वेबसाइट से बाय कर सकता है।
इसलिए तो मैंने इसकी प्राइस उतने से कम कर दी है, तो हमारे वेबसाइट से अलग से बाय कर सकता है। अदरवाइज हाँ, कोई नया स्टूडेंट है जो ये करना चाहता है तो हमारे वेबसाइट से वो बाय कर ले। ओके, अब जो वो ये हार्ड कॉपी बाय करेगा तो वहाँ पे बस इतना ही रहेगा कि जो 5-6 क्वेश्चन है जिसमें मैंने नए रेट 40% यूज़ किया है, वो हो सकता है कि सॉल्व करते वक़्त मैं 28% से करूँ। डोंट वरी अबाउट द रेट यार, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो बस उतना ही आपको चेंज करने मिलेगा, अदरवाइज ओके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपके वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू अबाउट ओके आपका हार्ड कॉपी से रिलेटेड। वो तो आपको बाय करना है तो बाय करो, नहीं तो मैंने जो सॉफ्ट कॉपी दिया उसका ही प्रिंट आउट निकालो, दैट्स ऑल। ओके, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, या डिजिटल कॉपी तो आपके पास है ही। तो चलो, ये था हमारा ओके कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बैच कैसे रहेगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बस लास्ट में ये बता दूंगा जो भी अमेंडमेंट्स है और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मैं आपके आखिरी सेशन में कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, हाउस द जोश, बोलिए हाय सर। इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अपडेट कर दूंगा, नेक्स्ट सेशन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा यहाँ पे। थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो टैक्सेशन ग्रुप 1 पेपर 3 आपका रहेगा, और टैक्सेशन ग्रुप 1 पेपर 3 में देखो दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एमसीक्यू होता है जो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स के जीएसटी के एमसीक्यू होती है और 15 मार्क्स का डीटी का एमसीक्यू होता है। और डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का होता है, सुनिएगा, डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का होता है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है बेटा यहाँ पे इसमें 35 मार्क्स 50% इनकम टैक्स का होता है, 50% जीएसटी का होता है। तो एमसीक्यू तो भाई साहब कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन इसकी डेफिनेटली हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स सेक्शन ए होता है और इनडायरेक्ट टैक्स सेक्शन बी होता है। अब थोड़ा मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 पे आता हूँ। तो मैंने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंट एग्जाम का है, मैं यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, और इसमें जो आपका सेक्शन बी होता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ, आपका सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप यहाँ पे जैसे आपने जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम दी है तो वो ये फील कर सकता है कि क्या है, देखो यहाँ पे मैं बहुत से स्टूडेंट इनकम टैक्स पहले ले लेते हैं, तो इस बार इनकम टैक्स ट्रिकी हो गया। बहुत से स्टूडेंट ने जीएसटी लिया तो उनका मैनेजेबल हो गया। तो थोड़ा पेपर 10-15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, फिर ये डिसीजन लेना कि मैं पहले इनकम टैक्स के लिए जाऊँ या जीएसटी के लिए जाऊँ। जीएसटी अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो पहले जीएसटी उठा लेना, उसमें भी ये डिसाइड करना कि पहले एमसीक्यू को जाऊँ या डिस्क्रिप्टिव खत्म करूँ। ओके, डिस्क्रिप्टिव ईज़ी आ रहा है, मैनेजेबल आ रहा है, तो पहले डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दो, फिर एमसीक्यू को लो। ये ना 10 बार प्लानिंग करके जाना कि मैं करूँगा क्या? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे जंबलिंग नहीं होना चाहिए। ओके, आते हुए क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी जो है ये यहाँ पे जीएसटी का होता है, 35 मार्क्स का आपको जीएसटी होता है, और एमसीक्यू 15 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न बताऊं, तो ये पेपर पैटर्न पे मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि यहाँ सेक्शन बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका स्टार्ट होता है जीएसटी का, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 ना बेटा आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो तो सॉल्व ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। और 6, 7, 8 में सुनना, 6, 7, 8 में आउट ऑफ दिस 3 आप आपको एक ऑप्शन मिलता है, यानी एनी 2 आपको सॉल्व करना है, एनी 2 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मैंने बहुत अच्छा एक एनालिसिस यहाँ बनाया हुआ है। ये नोट्स भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप कैसे मिलेगा, तो आपके लॉगिन में मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, और ये सारा सॉफ्ट कॉपी आपके लॉगिन में आपको मिलेगा। हाँ चलो, अब बात निकली है तो मैं बता दूं आपका लॉगिन आपको कैसे ज्वाइन करना है। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है। ओके, और वेबसाइट पे जाने के बाद, हाँ, आपको वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा लॉगिन। ओके, ये लॉगिन में आपको जाना है, और लॉगिन की सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। जो भी आपने साइन इन किया होगा या आपका जो गूगल ईमेल आईडी होगा, सुनना, जो ईमेल आईडी से आपने कोर्स बाय किया होगा वो डिटेल्स आपने डाल देना है। लॉगिन में जाते ही आप पूरा ध्यान से पढ़ना, आपको सॉफ्ट कॉपी मटेरियल, टेलीग्राम ग्रुप कौन सा ज्वाइन करना है, सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, सर ये थ्योरी क्वेश्चन होता है क्या? जीएसटी को लोग ये मानते हैं कि यार ये जीएसटी थ्योरी थ्योरी होती है, नहीं। अभी मैं आपको बताऊं क्या, पहला क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का है, ये न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल होता है।
दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल या कभी कभी केस स्टडी होती है, और तीसरा भी न्यूमेरिकल और कभी कभी केस स्टडी होती है, यानी डायरेक्ट थ्योरी नहीं होती है। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन में आइदर 7 या 8 कभी कभी आता है, ठीक है। यानी अगर मैं ये सोच लूं कि एक ऑप्शन निकाल दो और आप पहले 3 अगर ले लेते हो, तो ये पहले 3 में आउट ऑफ 35 मार्क्स 25 to 30 मार्क्स न्यूमेरिकल में निकल जाते हैं, न्यूमेरिकल में निकल जाते हैं। थोड़ा मैं आपको अगर ओके बताओ, जैसा पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ओके, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको नेट जीएसटी पेएबल निकालना है। कैलकुलेशन इजी है, पर आपके रिमार्क्स और आपके डिसीजन मेकिंग जो है बड़े इंपॉर्टेंट होता है। और ये पहला क्वेश्चन कोई 1-2 चैप्टर पे नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जो होता है ओके, यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स पे होता है। जैसे पहली एडजस्टमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई पे सोचना है। ओके, नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई पे सोचना है, एग्जम्पशन, आरसीएम, सप्लाई, आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम, ओके एंड आईटीसी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये सॉल्व करना है। जो पार्ट ए है, पार्ट बी जो है अगेन ओके, एग्जम्पशन एंड आरसीएम ऐसे मिक्स आता है, कभी कभी इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आता है। मतलब मैं आपको ये कहूं तो आपका पहला क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी एंड कंपटीशन ऑफ वैल्यू। तो इसमें मेरे क्वेश्चन में जो लास्ट चैप्टर है कंपटीशन ऑफ जीएसटी, सुनना, जो मेरा लास्ट चैप्टर है कंपटीशन ऑफ जीएसटी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, क्योंकि वो जो चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो वो चैप्टर इसकी प्रैक्टिस करवाता है, और यस, ये प्रैक्टिस बैच में मैंने उस पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया हुआ है, आपसे सॉल्व करवाई ये चीजें। तो वो लास्ट चैप्टर ओके, कंपटीशन मतलब कॉन्सेप्ट होने के बाद मैंने ऐसे वो जो 10 मार्क्स से क्वेश्चन है उसके ऊपर भी अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, तो आपको बता दूं बेटा, आपके सप्लाई, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, आरसीएम ईसीओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी और कंपोजिशन लेवी, जनरली इन टॉपिक्स पर आपको जो है यहाँ पे चेक किया जाता है, इन टॉपिक्स पे आपको चेक किया जाता है। ओके, और ये जैसे मैंने अभी बताया कि मल्टीपल चैप्टर्स के एक एक एडजस्टमेंट्स होती है, जिसके रिमार्क आपको लिखने हैं। कंपटीशन तो इजी है, पर टैक्सेबल होगा तो रिमार्क, नहीं होगा तो रिमार्क, ओके, जो भी डिस्काउंट होगा तो डिडक्शन का रिमार्क आपको ध्यान से लिखना है। तो ये चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगेन 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये पेपर दिखा दूं तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ए अगेन न्यूमेरिकल, कंप्लीटली आईटीसी का क्वेश्चन है। ओके, और उसके बाद में बी ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई की केस स्टडी पूछ ली, वो भी बहुत इजी है केस स्टडी लिखना। ओके, केस स्टडी लिखना भी बहुत इजी है यहाँ पे। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ये केस स्टडी यहाँ पे कभी केस स्टडी बेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बेटा, यहाँ पे कौन से टॉपिक पे रहता है, जनरली सप्लाई, सीएल, आरसीएम, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, यानी ये 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और कभी कभी केस स्टडी। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 15 मार्क्स का ये हुआ, 10 मार्क का ये हुआ, मतलब कितना हो गया भाई, 25 मार्क्स का। अगर मैं यहाँ पे हमारा चैप्टर इंडेक्स लूं, और चैप्टर इंडेक्स आपके पास अगर होगा, तो पहला चैप्टर ओके सॉरी, पहला भी छोड़ दो, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये जो पहले 10 चैप्टर, पहले ये 9 चैप्टर्स है, पहला भी छोड़ दिया, तो पहले जो 9 चैप्टर्स है इसमें से ही आपका 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो जाता है। यानी ये समझो कि ये 9 चैप्टर्स, ये आईटीसी तक अगर आपका हो जाता है तो 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव और 7 मार्क्स जो है आपका क्या, एमसीक्यू, यानी 30 to 35 मार्क्स इन चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं। ओके, इन चैप्टर से क्लियर हो जाते हैं, क्या बात है। ओके, मतलब आपको, अगर आपको मेरे साथ स्टडी चालू करना है तो फटाफट ये चैप्टर पहले उठाओ, अच्छे से कर लो मेरे साथ, अभी प्रैक्टिस बैच में अच्छे से कर लो। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो हुआ रिगार्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आखिरी वाले चैप्टर्स है ना, जो आपको थेरी थेरी लगते हैं, ओके, आखिरी उस पर ये क्वेश्चन होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, इनवॉइस हुआ, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, अकाउंट रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर की थ्योरी बहुत बोर हो जाती है, और क्या होता है, इन चैप्टर की वजह से उनको इनकम्प्लीटनेस लगता है, जीएसटी में हुआ नहीं। लेकिन थोड़ा अप्रोच बदलो, माइंडसेट बदलो भाई साहब, अगर आपके पहले 10 चैप्टर रियली बहुत अच्छे से हुए, तो भाई साहब इसको डरो मत, इसको भी हम कैसे कवर करेंगे मैं बताऊंगा, पर बिल्कुल डरो मत, ये चैप्टर की वजह से जीएसटी को इनकम्प्लीट मत समझो। ओके, तो ये चैप्टर्स में आपको क्या करना है, रियली थ्योरी जाता है, लेकिन मैं आपको जितना क्लास में कहूंगा, जितना इंपॉर्टेंट आपको कहूंगा, उतना अच्छे से करके जाना, और क्वेश्चंस देख लेना, यानी आपके कौन से बुक से ज्यादा, ओके, मैं जो जो इंपॉर्टेंट कहूंगा चार्ट बुक से, या जो मैं समरी दे रहा हूं, उतना अच्छे से करके जाओ, उतना अच्छे से करके जाओ, और क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, दैट्स इनफ।
उससे ज्यादा नहीं। वो भी रिसेंट आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, या कभी कभी जो आपको पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मार्क कर लेना कि भाई ये पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है, बस उतना ही करो। उससे ज्यादा इन चैप्टर के बारे में मत सोचो। पर सर ये छोड़ दे क्या? बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी अगर यहाँ नहीं जमा, एमसीक्यू नहीं जमा, एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है, या ट्रिकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, तो ये चैप्टर आपको बूस्ट करता है, ये बफर का काम करता है। ओके, अगर आपको जीएसटी में 35 प्लस लेके जाने थे, सारे चैप्टर्स आपको बफर का काम करता है। इसलिए जितना मैं जैसे समझाऊंगा उतना अच्छे से करके जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको ये कह दूं कि हाँ, या वही पहले जो 10 चैप्टर है सप्लाई, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम, उसके भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, आईटीसी उसके भी इसमें आ जाते हैं। मतलब भाई पहले 10 चैप्टर तो पहले क्वेश्चन नंबर 5, 6 में और 8 में भी कवर हो जाते हैं, पर थेरी टाइप आते हैं, इसमें थेरी टाइप आते हैं। ओके, जैसे कोई रिसेंट अमेंडमेंट सर्कुलर कवर कर लिया, ओके, या फिर केस स्टडी कवर कर ली, या आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पूछ लिए वो, और ईवे बिल यानी आखिरी वाले चैप्टर्स भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आप, ये मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप स्मार्टली इसको हैंडल करते हो, ध्यान से कह रहा हो, सुनो, अगर आप स्मार्टली इसको हैंडल करते हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल, ओके, ये जैसा मैं आपको प्रैक्टिस बैच में कवर कर रहा हूँ वैसा कवर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो कौन सी बात कि इवन तो आपको अभी स्क्रीन पे 45 आवर्स होगा, पर आपको कहीं पे ये दिखेगा कि मैंने इन बिटवीन 100 आवर्स, वो टैक्सेशन पूरा 100 आवर्स में था। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो 45 आवर्स के हिसाब से फोकस कर रहे हैं फॉर जीएसटी। हाँ, इनकम टैक्स के साथ वो 100 आवर्स है, पर इनकम टैक्स का अभी फिलहाल अपडेटेड फास्ट ट्रैक बैच आपको अवेलेबल नहीं है। वो जो पुराना था वो ठीक है, पर अपडेटेड नहीं। लेकिन मैं जो है जीएसटी में अमेंडमेंट्स नहीं है, ओके, और मैं आपको कंप्लीट अपडेट करके दे रहा हूँ। इसलिए आपको अगर स्क्रीन पे कहीं 100 आवर्स भी दिखे तो इग्नोर कर देना, 45 आवर्स जो है हमारा बैच रहेगा, ओके, और हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, डन 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 डन। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। अरे यस और नो? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूंगा। और मैं पूरे 100% एश्योरेंस के साथ ये कह रहा हूँ, पूरा 100% एश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये बैच डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये बैच कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, यस और नो? चलो अब हम चैप्टर वाइज हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, मैं लास्ट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर आपको लॉगिन में डिटेल्स, रिसोर्स मटेरियल वहां मिल गया तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ऑप्शन आपको जो ये मटेरियल मिलेगा, तो देखो आप जब ये कोर्स बाय करोगे तो ये कोर्स बाय करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्लेयर ऐप है जहाँ से आप लेक्चर डाउनलोड करोगे या देखोगे, तो ये जो वी स्मार्ट प्लेयर है जिसमें आप लेक्चर्स देखोगे, ये वी स्मार्ट प्लेयर में नीचे आपको यहाँ पे अलग अलग टैब मिलती है। इसमें का ये जो टैब है माय कोर्स, ये माय कोर्स पे आपको सिलेक्ट करना वी है। स्मार्ट इस अकॅडमीचं टैब जे पे माय ऑफिशियल कोर्स पे आपको ॲप्लिकेशन सिलेक्ट आहे करना है, अँड्रॉइडमध्ये, हमारे वी स्मार्ट त्याच्यामध्ये प्लेयर के आपण ऐप में। लॉगिन और केल्यानंतर माय कोर्स पे इथे क्लिक माय करने के कोर्समध्ये बाद जायचं आहे। माय आपने जो कोर्सेस कोर्स आपला बाय जो किया काही है, कोर्स जैसे असेल ये फास्ट ट्रैक तो वाला आपल्याला कोर्स इथे बाय सिलेक्ट किया, करायचा। उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो आपने तो सिलेक्ट वो केल्यावरती कोर्स पे इथे सिलेक्ट लाईव्ह करने के बॅकअप, बाद ऑडिओ, आपको पीडीएफ, सारी टेस्ट आणि डिटेल्स रिसोर्सेस हे आपको यहाँ ऑप्शन दिख आहे। जाएगी त्याच्यात कि उसमें जो रिसोर्सेसमध्ये रिसोर्सेस गेल्यावरती है इथे वो आपलं रिसोर्स टेलिग्राम पर क्लिक करना आणि है, वहीं पीडीएफ मेरी ड्राईव्ह लिंकचं टेलीग्राम ऑप्शन आहे। चैनल लिंक तर भी मिल इथून आपण जाएगी, कॉपी और करून वहीं सारे रिसोर्स टेलिग्राम लिंक मटेरियल जो मैं कॉपी सॉफ्ट होते आणि कॉपी त्यानंतर आपको ती शेयर करने क्रोममध्ये वाला जाऊन हूँ आपण वो उसमें पेस्ट आपको करू मिल जाएगी। शकतो। तो सारी तर इथे डिटेल्स आपको इसमें स्टुडंट्सला मिल टेलिग्राम जाएगी। जे आई होप आपको ये स्टडी बात ग्रुप समझ लिंक में आई होगी, यस और नो? तो प्लेयर में मैंने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप प्लेयर में देखोगे और माय कोर्स में जाके देखोगे तो उसमें सारे टैब एक बार चेक कर लेना, आपको जो भी रिलेवेंट मटेरियल है उसमें आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आगे का डिस्कशन। ठीक है, चलिए बेटा, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अब देखो जैसा ये पहला टॉपिक है, तो ये पहले टॉपिक पे आपको क्या ध्यान देना है। ओके, थोड़ा बेसिक ले देता हूँ, कॉन्सेप्ट से लिंक कर लेता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, आपको टोटल 4 जीएसटी एक्ट है। ओके, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ओके, तो हमें 2017, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो हुआ सेंट्रल जीएसटी, ओके, सेंट्रल जीएसटी। उसके बाद में हाँ, अपने साथ एक नोटबुक रखना, क्वेश्चन सॉल्विंग हम नोटबुक में करेंगे,
और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको मेरे साथ मैं नोटबुक में लिखवा के दूंगा। तो एक नोटबुक अराउंड 200 पेजेस की पहले रखो अपने साथ। एसजीएसटी स्टेट आपका जीएसटी रहेगा, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी, आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये टोटल 4 जीएसटी है। एक तो था जीएसटी सेस। अब जीएसटी सेस मैं आपको बताऊं क्या, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में खत्म कर दिया है, तो अब उसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। आप ठीक है, आप ओके जनवरी एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हो, ओके, तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के चेंजेस मई एंड ऑनवर्ड्स लगने वाले, तभी अभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लगभग अब खत्म हो गया है। ओके, जीएसटी सेस आपको मेन 4 एक्ट जो है, इसमें भी हम सीजीएसटी और आईजीएसटी की कुछ प्रोविजंस डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इनकी प्रोविजन दोस्तों ओके वर्ड टू वर्ड सेम है। आईजीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, अब देखो एक जो यहाँ पे आया था कि जीएसटी आपको ये पता है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब क्या हुआ कि 2017 में सारे ओल्ड, सुनना मेरी बात, सारे ओल्ड टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड कोड लाया गया, और ये सिंगल यूनिफाइड कोड है ओके कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो लाया गया ओके, और ये जो है कॉमनली हैंडल किया जा रहा है, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के ये एक्ट हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, डन। तो इसमें क्या था, एक बेसिक क्वेश्चन, ऐसा इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो एक बेसिक क्वेश्चन है, और वो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि भाई पुराने कौन से टैक्सेस है और कब सब्स्यूम किए गए। अब मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 8 में, अब देखो मैं आपका इमेजिनेशन कैसे बढ़ा रहा हूं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा सिंपल, ओके 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच टैक्सेस आर सब्स्यूम इन जीएसटी, मतलब जीएसटी के पहले कितने टैक्सेस थे और सब मर्ज, सब्स्यूम मतलब सब मर्ज करके जीएसटी लाया गया, तो ये बताओ कि कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में। अब क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन चैप्टर का, बस आपको ये लिस्ट लिखनी थी। अच्छा, ये लिस्ट जिसने लिखी 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए। यानी ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 या 8 कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा आप अगर यहाँ पे बहुत अच्छी प्लानिंग करते हो, थोड़ा आपको ये समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चंस हमने पढ़ के जाना चाहिए, जो मैं इस बैच में पढ़ा बताऊंगा आपको, तो भाई साहब ओके डेफिनेटली ओके आप 7 और 8 में भी अच्छा कॉन्फिडेंस लेके, थ्योरी वाले टॉपिक्स में अच्छा कॉन्फिडेंस लेके भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, तो पहला सेंट्रल कौन कौन से टैक्सेस थे, तो सेंट्रल में बता दो कि पुराने ओके अलग अलग एक्साइज ड्यूटीज थी। कौन कौन सी अलग अलग एक्साइज ड्यूटीज थी, तो मैं आपको ये बता दूं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज था, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन। अब ये सब मैंने स्टेप बाय स्टेप समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख के लाया। वैसे मेरे चार्ट बुक में समरी है, लेकिन ओके अब थोड़ा मैं आपको फील देना चाहता हूं कि बोर्ड नोट, इससे क्या हो जाएगा, आपका क्या लिखना चाहिए, ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट बढ़ते रह जाएगा। चार्ट में पैरामीटर्स याद होते हैं, वो भी बहुत सुपर्ब है कि ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और अभी इस बोर्ड नोट में मैं आपकी लिखने का प्रेजेंटेशन थिंकिंग जो है, आपका वो जो स्किल है वो डेवलप करूंगा। तो सेंट्रल के कौन से, तो सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, उसके बाद में सर्विस टैक्स सीएसटी, ध्यान देना सर्विस टैक्स सीएसटी। तो कैसे याद रखना, एक्साइज के 3, पहले माइंड को टेक्निक दो, एक्साइज के 3 कौन से, सेंट्रल, एडिशनल एंड मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन। चलो एक्साइज के 3 याद हो गए। उसके बाद में क्या, सर्विस टैक्स, पहले सर्विस टैक्स था, चलो ये भी याद हो गया। एक था सीएसटी, सीएसटी क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सुनो मेरी बात, सीएसटी था सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स अगर हम देखें, जस्ट मिनट, एक मिनट ना, हाँ, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, दूसरा एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ एक्साइज। अब देखो ये तो हो गई एक्साइज सेंट्रल में, आपकी ये तो हो गई एक्साइज अलग अलग टाइप की। थोड़े फिर वर्डिंग्स पे फोकस कर देना, पहले माइंड में ब्रॉड सेंस में देखना। ये एक्साइज हो गया जो गुड्स पे लगता था, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। अब कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी का एक ड्यूटी एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, वो मर्ज किया गया, और सर चार्जेस एंड सेस ये मर्ज किए गए।
तो कैसे याद रखना, ये सारे कैसे याद रखना, एक्साइज, पहले एक्साइज, फिर सर्विस टैक्स, ओके, फिर सेल्स टैक्स और कस्टम्स, ये हो गए एक्साइज के 3, सुनो एक्साइज के 3, फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स, उसके बाद में क्या, सेंट्रल सेल्स टैक्स और कस्टम, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्जेस, ये टैक्सेस मर्ज किए गए। स्टेट में कौन कौन से मर्ज किए गए, स्टेट में स्टेट वैट एंड सेल्स टैक्स, उसके बाद में परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग के टैक्स, ये मर्ज किए गए। उसके बाद में एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये मर्ज किए गए, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और स्टेट सरचार्जेस, ओके, तो ये मर्ज किए गए, ठीक है। तो सेल और परचेस के टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बेटिंग, एंट्री टैक्स, ये टैक्सेस सब्सिम किए गए और ये सारे टैक्सेस को सब्सिम करके 2017 में एक एक्ट लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ओके, ये एक्ट लाया गया। क्लियर, सबको क्लियर हुआ? थोड़ा मैं आपको इरिटेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्या है, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो आप अगर मेरे से कम्युनिकेट करोगे तो फिर चीजें मेरे को भी समझ में आएगी, इसलिए मैं इन बिटवीन आपको जो है कहूंगा कि भाई समझा कि नहीं समझा, 1 टाइप करो, 2 टाइप करो, तो आप मुझे रिस्पॉन्स देना, ठीक है। चलिए, तो ये जो था रिगार्डिंग टू, जहां तक ये टैक्सेस टू बी सब्सिम, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो 1 टाइप करो। चलो, उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट जो है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा? कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। भाई जीएसटी क्या प्रिंसिपल्स पे बनाया गया, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? ओके, तो देखो, जीएसटी का पहला तो एक प्रिंसिपल है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? ओके, अब आपको अगर पूछा गया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, आप क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया 3 मार्क्स के लिए, ओके, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी बताओ, तो क्या लिखोगे? तो आपको ये ओके पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स आपको कवर करना है। सर, ये पॉइंट्स में हम क्या कवर करेंगे, ध्यान से सुनो। तो पहला करोगे कि भाई जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। भाई ये तो आप लिख रहे हो, पर ये इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि समझ लो आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में, ओके, सेलर भी महाराष्ट्र में है, बायर भी महाराष्ट्र में, ठीक है, सेलर भी महाराष्ट्र में और सेल भी महाराष्ट्र में हुआ है। अगर ये सेल महाराष्ट्र में हुआ है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कहती है कि इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंट्रा है, और एसजीएसटी लगेगा। तो ये जो एसजीएसटी का रेवेन्यू है, ये इस डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा। भाई कौन से डेस्टिनेशन पे सेल हुआ है? महाराष्ट्र को, तो ये जो एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा। लेकिन समझ लो महाराष्ट्र से, अब मेरी बात ध्यान सुनना, महाराष्ट्र से गुड्स कहां जा रहा है? महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात जा रहा है। सेलर कहां का है? महाराष्ट्र का। ओके, बायर कहां का है? गुजरात का। सुनो, सेलर कहां का? महाराष्ट्र का। बायर कहां का है? गुजरात का। अब गुड्स यहाँ पे इंटरस्टेट हो रहा है। अब आपको पता होगा, तो इंटरस्टेट के केस में, सुनिए मेरी बात, इंटरस्टेट के केस में आपको क्या लगता है? तो इंटरस्टेट के केस में आपको लगता है आईजीएसटी। ओके, आई रिपीट, आईजीएसटी आपको लगता है। अब ये आईजीएसटी जो है फुल रेट से लगता है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका रेट 18% है, तो 18% के रेट से लगेगा। लेकिन जब आप ये आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करते हो, आईजीएसटी पूरा गवर्नमेंट को पे करते हो, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं रखती उसको। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईजीएसटी कलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, ओके, तो वो जो आईजीएसटी कलेक्ट किया, वो आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू, मेरी बात सुनो, आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू गुजरात को देती है। क्यों देती है गुजरात को? क्योंकि भाई ये गुड्स का डेस्टिनेशन जो था, वो गुड्स का डेस्टिनेशन गुजरात था, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो उसका जो आईजीएसटी पे किया गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से उसका रेवेन्यू किसको जाना चाहिए? गुजरात को जाना चाहिए। तो ये था पहला पॉइंट कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, जीएसटी वैट है। वैट का मतलब क्या होता है? वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ओके, आई रिपीट, ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? लेट्स टेक ए एग्जांपल। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समझ लो एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, ये पूरी चेन है, गुड्स निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे समझ लो 1000 का गुड्स मैन्युफैक्चरर ने बेचा, फिर आगे 1500 का बेचा, फिर आगे 2000 का बेचा, ओके, और अल्टीमेट कंज्यूमर को यहाँ पे 2500 में मिल रहा है। अल्टीमेट कंज्यूमर को 2500 में मिल रहा है। अब देखो लॉ क्या कहता है, जीएसटी हर स्टेज पे लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा जीएसटी, यहाँ पे भी लगेगा जीएसटी, और यहाँ पे भी लगेगा जीएसटी। ओके, हर स्टेज पे जीएसटी लगते जाएगा। ओके, जब भी सप्लाई होगा, सेल होगा, ट्रांसफर होगा, बार्टर होगा, एक्सचेंज होगा, तो जीएसटी लगते जाएगा। लेकिन ओके, अब ये केस में जीएसटी जो है, क्या टोटल 50 हर स्टेज पे टोटल पे देना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर पे ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उसने बाय किया 1000 में, सेल किया 1500 में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 500। तो
अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर ने जीएसटी कितने वैल्यू पे देना चाहिए? 500, क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन जो है वो 500 है। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट टैक्स आएगा, ओके, आउटपुट टैक्स आएगा माइनस जो भी आपका आउटपुट टैक्स है, माइनस आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको, ओके, फिर आपको नेट पे करना पड़ेगा। आपको नेट पे करना पड़ेगा हर स्टेज पे, और ये नेट उतना ही आएगा जितना आपका वैल्यू एडिशन है। ओके, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो नेट आएगा, दैट इज द टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। चलो, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में ओके, कंटिन्यूअस क्रेडिट थ्रू आउट द चेन। अब कंटिन्यूअस क्रेडिट थ्रू आउट द चेन क्या होता है? जैसे चेन अगर हम कंसीडर कर ले, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, ये पूरी चेन है। तो ये चेन में क्या सबको क्रेडिट्स मिलेंगे जो वो परचेस करेंगे, इनवर्ट सप्लाई करेंगे? तो यस, सबको क्रेडिट मिलेंगे। तो नाउ नेक्स्ट, एंटायर बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर। ओके, तो अल्टीमेट बर्डन, क्योंकि ओके ये जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ट्रांसफरेबल टैक्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ऐसे केस में एंटायर बर्डन फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा। अगेन ये बिजनेस टैक्स है, एंड प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट बाय अलाउइंग द आईटीसी। ओके, तो ये जो है प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट बाय अलाउइंग द आईटीसी। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? देखो, आप ये फास्ट ट्रैक पोस्ट रिजल्ट बैच कर रहे हो, तो ये तो मैं ये बैच वही स्टूडेंट लगाओ, ओके, जो मैं ये कहूंगा कि जीएसटी पढ़ चुके हैं और मार्क्स में एक्सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना तो बेस पता ही होगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग इफेक्ट? टैक्स ऑन टैक्स, करेक्ट। ओके, टैक्स ऑन टैक्स। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दोगे। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए, और क्या क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। ओके, डबल टैक्सेशन, करेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, तो आपके ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए। चलो मेरे साथ लर्न करो, कौन से 5 पॉइंट्स होने चाहिए? पहला, ओके, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कमा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा, वैल्यू एडेड टैक्स है। continuous credited throughout the chain, entire burden on ultimate consumer, business tax है, and it avoid the cascading effect. That's all. लिखो, मार्क्स ले लो, ओवर। उसके बाद में जीएसटी जो है ये ड्यूअल मॉडल में। अब ड्यूअल मॉडल में क्यों? कि फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या कि यहाँ पे जीएसटी आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे 2 जीएसटी लगते हैं, और आईजीएसटी ये जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ओके, तो ड्यूअल मॉडल मतलब क्या? इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद गवर्न बाय स्टेट, सेंटर और स्टेट। आई रिपीट, गवर्न बाय सेंटर और स्टेट, दोनों मिलकर ये चलाती है। ओके, और दोनों का इसमें रेवेन्यू होता है। इवन आईजीएसटी जो लगाता है, ओके, तो आईजीएसटी जो है बेटा, तो आईजीएसटी भी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका रेवेन्यू स्टेट के साथ ओके कवर होता है। तो ये था ड्यूअल मॉडल में। अब देखो, 2 बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। अब 2 सप्लाई आपको होते हैं, एक इंट्रा और एक इंटरस्टेट। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पे जैसे ये टैक्स इनवॉइस ले लो, 2 मिनट के लिए ये टैक्स इनवॉइस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और आपने ये टैक्स इनवॉइस ले लिया, मैंने टैक्स इनवॉइस आपके सामने रखा, और ये जो टैक्स इनवॉइस है, ध्यान देना भाई, ये टैक्स इनवॉइस है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने टैक्स इनवॉइस बनाया। बहुत सी बार ये होता है सेलर, आपका सेलर का डिटेल और ये बायर का डिटेल। अब सेलर ने अपना एड्रेस दिखा, सुनो, सेलर ने अपना एड्रेस लिखा भाई पुणे महाराष्ट्र, और बायर का एड्रेस आया, ओके, बायर का एड्रेस आया भोपाल एमपी, भोपाल एमपी। तो क्या दोनों के एड्रेस से आपका इंट्रा डिसाइड होगा क्या? नहीं, दोनों के एड्रेस से, भाई सेलर का एड्रेस ये है, बायर का एड्रेस ये है, तो ये तो इंटरस्टेट हो गया या ये तो इंट्रास्टेट हो गया? नहीं, ओके, इंटरस्टेट एड्रेस के बेस पर नहीं है। इनवॉइस में आप इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखते हो? ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखते हो? सब लोग प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आपका एमपी आता है, तो फिर लोकेशन। अब देखो, 2 चीजें होती है, ओके, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन कहाँ पे? वो महाराष्ट्र में है, और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आया? एमपी में। तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी में आया, इसके बेस पर, यानी एलओएस, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों पॉइंट के बेस पर आप डिसाइड करोगे कि आप ये इंटर स्टेट है या इंट्रा है। और अगर ये इंटर होगा तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बिल में आईजीएसटी लगाओगे, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाओगे।
सर फिर एक सवाल आ जाता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये क्या हम हमारे मन से फिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, आप आपके मन से नहीं फिक्स कर सकते। आईजीएसटी एक्ट में और आपको एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन 10 है जो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करता है, और सेक्शन 12 है जो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करता है। तो आपको सेक्शन 10 और 12 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करके आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ता है। और आपने प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने के बाद, सुनो, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने के बाद फिर आपको देखना पड़ता है एलओएस और पीओएस। ओके, और ये एलओएस और पीओएस सेम स्टेट में होगा तो इंट्रा, और डिफरेंट स्टेट में होगा तो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो यहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई क्या है? इंट्रास्टेट सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लाई। आपको दो चीजें देखनी पड़ती है। एलओएस, एलओएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई। ओके, और पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो सेम स्टेट में होगे या सेम यूटी में होगे तो उसको इंट्रा बोला जाएगा। और अगर उसको इंट्रा हम कह रहे हैं, अगर हम उसको इंट्रा कह रहे हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? सीजीएसटी लग जाएगा, वो है 50% ऑफ रेट, और एसजीएसटी ओके जो भी 50% ऑफ रेट, ओके इंट्रा पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। कभी कभी एसजीएसटी के ऑप्शन में यूटीजीएसटी भी लगता है। अब यूटीजीएसटी कब आता है? तो जब आपका इंट्रा यूनियन टेरिटरी में होता है तब यूजीएसटी आता है। तो ये हमने देखा ओके एलओएस और पीओएस के बेस पर। नाउ इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? तो ये इंटरस्टेट सप्लाई समझ लो, आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट में है। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई ओके एमपी में, या डिफरेंट यूटीज में है, अलग अलग यूटी में है, यूनियन टेरिटरीज में है। ओके, जैसे अंडमान निकोबार में और दीव दमन दादरा नगर हवेली में है, या चंडीगढ़ में है, या स्टेट और यूटी में, तो उसको इंटरस्टेट बोला जाता है। प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को भी इंटरस्टेट बोला जाता है। और यहाँ पे लगता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी आपको 100% से लगेगा। ओके, आईजीएसटी 100% से लगेगा। तो क्या सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मार्क के लिए इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट? रेयर चांसेस है, पर इंटरस्टेट आया तो आपको बस ये पॉइंट लिखना है कि ये दो वर्ड बहुत क्लियर आनी चाहिए, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी, स्टेट और यूटी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इसको इंटरस्टेट बोला जाएगा। यहां तक अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो मेरे साथ कम्युनिकेट करो और 2 टाइप करो। ओके, आपका कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं पुराना टीचर हूँ। ओके, स्टूडेंट के चेहरे से समझता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने गोले 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 कर दी और हो गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, आप मुझे रिएक्ट करो तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कहां तक पहुंच रहे हैं। डन 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 डन। ओके, तो ये हमने देखा इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, उसके बाद में एक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में जिस पर आपने ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यू या छोटा सा क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। कौन सा? टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करना और इसके ऊपर एम्फेसाइज करना। थोड़ी ट्रिक भी बताता हूं आपको कि कैसे याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गुड्स, जैसे एक सवाल है कि सारे गुड्स पे, सुनो, एक सवाल है कि सारे गुड्स पे जीएसटी आता है क्या? नहीं, कुछ गुड्स अभी भी जो पुराने ओल्ड टैक्सेस है उसमें रखे हैं। उसके रीजंस अलग अलग है, मैंने रेगुलर बैच में आपको पढ़ाया था। ओके, अभी भी शॉर्ट में बता दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स है जो टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी है, और कुछ ऐसे गुड्स है जो जीएसटी और पुराने टैक्स में भी है। तो चलिए, कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी? तो 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपको याद आ रही है लिस्ट? याद आनी चाहिए। ओके, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी, एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल, एचएसडी मतलब हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और नेचुरल गैस। ओके, तो ये जो गुड्स है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओके, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब आप सवाल करोगे सर जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं, डीजल पे जीएसटी नहीं, अरे सर एटीएफ और नेचुरल गैस जीएसटी नहीं। अब देखो ख्याल रखना, पेट्रोल इसमें कहां मिस्टेक कर सकते हो? पेट्रोल 2 फॉर्म में लिखना है, एक पेट्रोलियम क्रूड लिखना है, क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल, और एक मोटर स्पिरिट लिखना है मतलब फिनिश पेट्रोल। ओके, फिनिश पेट्रोल। तो रॉ पेट्रोल, फिनिश पेट्रोल दोनों भी आ गया, डीजल भी आ गया। एटीएफ, सर एटीएफ क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये स्पेशल पेट्रोल होता है एयरक्राफ्ट के लिए, एविएशन के लिए। और नेचुरल गैस, बायोगैस मत लिखना, नेचुरल जो गैस एक्सप्लोर होता है ये गुड्स पे अभी जीएसटी नहीं है। फिर सर इन गुड्स पे कोई टैक्सेस नहीं है ना? अगर ये गुड्स पुराने टैक्सेस है, ये गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो सेंट्रल एक्साइज है। मेरी बात सुनना, मैन्युफैक्चर होते हैं तो सेंट्रल एक्साइज है, और ये सेल होता है, मैन्युफैक्चर एंड सेल होता है तो पुराना वैट और पुराना सीएसटी है, पुराना वैट और पुराना सीएसटी है।
डन, क्लियर, क्लियर है सबको? ओके, तो इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज और दूसरा वैट और सीएसटी, ये दो टैक्सेस इनके ऊपर लगते हैं। चलो, तो ये था पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद में एक प्रोडक्ट जो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो जरूर आ सकता है। व्हाट इज दिस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? तो अब देखो, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या एचसी, मतलब एचसी का मतलब होता है ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, एचसी का मतलब ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो अब अल्कोहल जो ह्यूमन कंज्यूम करता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, उसके मैन्युफैक्चरर पे स्टेट एक्साइज है और सेल पे वैट या सीएसटी, इंट्रा या इंटर स्टेट पे वैट और सीएसटी है। तो ये टोटल यहाँ पे 5 ये और 1 ये 6 और एक आगे ईएनए आएगा, वो आगे बताऊंगा ईएनए। अभी तो ये समझ लो, ये 5 और ये 6, ये 6 प्रोडक्ट पे जीएसटी कवर्ड नहीं होता है, इनके ऊपर पुराने टैक्स लगते हैं। लेकिन अब इसको याद कैसे रखना? ओके, जो मैंने पहले लिखा वहां समझ जाना सेंट्रल एक्साइज लगेगा, वैट और सीएसटी लगेगा, और जो नीचे लिखा वहां स्टेट एक्साइज, उसके मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी लगेगा। चलो, ये गुड्स पे ओके नहीं लगता, और इन गुड्स को हम कहते हैं फॉर जीएसटी पर्पस, ओके, फॉर जीएसटी पर्पस दे आर कॉल्ड एज non-taxable supply. For GST purpose they are called as non-taxable supply. तो उसको ओके, जीएसटी पर्पस के लिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं आता है, आते हैं, पर जीएसटी के लिए वो नॉन टैक्सेबल। तो इसके आगे जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना नॉन टैक्सेबल, तो आपके दिमाग में ये जो 6 प्रोडक्ट है और आगे एक मैं बताऊंगा ईएनए, ऐसे 7 प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, ऐसे 7 प्रोडक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, अब दूसरा मैं यहाँ पे कहूँगा गुड सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी। आई रिपीट, गुड सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी। ऐसे कौन से गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है? तो मैं बता दूं, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। मैं आपको बोलूं, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसे गुड्स पे एक्साइज भी लगता है, और एक्साइज उनके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, सेल पे, और अगर वो सेल होता है तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। उसके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ओपीएम नार्कोटिक्स एक्सेट्रा होगा, ओपीएम नार्कोटिक्स वगैरह होगा, मतलब चरस गांजा वगैरह, तो उसके मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज और जीएसटी, मतलब ये जीएसटी लगेगा पर एक्साइज के साथ लगेगा। तो अब इसमें कैसे याद रखना, पहले टोबैको लिया, जो मैं पहले ले रहा हूं वहां सेंट्रल, और जो नीचे ले रहा हूं ओके वहां स्टेट एक्साइज, बाकी तो जीएसटी लगना ही है। तो ऐसे ये 2 कैटेगरी है, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट वगैरह, ओके, जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। और आपको थोड़ा मैच्योरिटी से मैं बता देना चाहता हूँ क्या, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आपको याद होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15(2)(a है, और सेक्शन 15(2)(a क्या कहता है? सेक्शन 15(2)(a कहता है यहाँ पे कि अगर आपको जीएसटी के अलावा कोई अदर टैक्सेस लग रहे हैं, जैसे इस पे लग रहा है अदर टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है, तो वो टैक्सेस ऐड कर वो टैक्सेस वैल्यू में ऐड हो गए, और ये एक्साइज ऐड करके आपको जीएसटी लगेगा। आई रिपीट, एक्साइज ऐड आपको करना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, ओपीएम नार्कोटिक्स हो गए तो स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगेगा। डन 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 डन, चलो ठीक है। तो ये अगर 2 कैटेगरी छोड़ दी जाए तो बाकी सारे गुड्स पे ओनली, गुड्स या सर्विसेज पे ओनली जीएसटी लगेगा। बाकी ये 2 कैटेगरी छोड़ दी जाए तो बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे ओनली क्या लगेगा बेटा? जीएसटी लगेगा। डन, ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी। अब एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ये अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, भाई जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकता है, और यहाँ ध्यान दो। ओके, और आपने क्या, मैंने 3 एंट्रीज यहाँ पे ली है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, एक बार पूछा भी गया था। ओके, 2 मार्क के लिए जितना मैंने अभी बोर्ड नोट में दिया है उतना ही याद करो। अगर क्वेश्चन के आंसर आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं रीड करने के लिए तो ठीक है, फिर आप ये इतना अच्छे से पढ़ के जाओ, दैट्स इनफ। देखो, आर्टिकल 246(a),
ये जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 है, ये क्या कहता है? ये कहता है इट एम्पावर सेंटर एंड स्टेट टू मेक ए लॉ ऑन जीएसटी। पहला पॉइंट बहुत ही सिंप्लीफाइड में, फोकस ही वो है कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट को सिंपल एक्सप्लेनेशन में। पहला, अगर आपको लिखना है आर्टिकल 246 है, ये सोर्स एंट्री है जीएसटी की, देखोगे कि ये आर्टिकल सेंटर और स्टेट दोनों को ये पावर देता है कि वो दोनों मिलकर जीएसटी लॉ बनाएंगे। ओके, दोनों ओके तो दोनों मिलकर, सेंटर और स्टेट मिलकर ओके जीएसटी लॉ बनाएंगे। तो ऑन फॉलोइंग गुड्स जीएसटी विल बी लेविड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। पर ये एक दूसरा पॉइंट भी कहता है, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है? कुछ गुड्स पे अभी जीएसटी नहीं है। कौन से गुड्स पे जीएसटी नहीं है? पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, इन गुड्स पे जीएसटी नहीं है। इन गुड्स पे जीएसटी कब लाया जाएगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहल? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लाया जाए या ना लाया जाए, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस दिन ये प्रोडक्ट पे जीएसटी आ सकता है। लेकिन अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल पे जीएसटी तभी आएगा, सुनो, अल्कोहल पे जीएसटी तभी आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री अमेंड होगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो बस इतना समझना कि यहाँ पे 6 ऐसे प्रोडक्ट अभी तक देख लिए कि जो उस पर जीएसटी नहीं आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है कि जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। फिलहाल तो उसके ऊपर ओल्ड टैक्सेस है। उसके बाद में तो ये 2 पॉइंट आपके इस आर्टिकल के रहेंगे, मेन 2 ही पॉइंट्स, बाकी ओके, बाकी आपको ओके ज्यादा एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 269 है। सर ये 269 एक क्या है? ओके, 269 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन इंटरस्टेट ट्रेड। अब देखो क्या है, जब आपका इंटरस्टेट होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी एक्ट बनेगा, और ये आईजीएसटी एक्ट पार्लियामेंट बनाएगा। यानी आईजीएसटी एक्ट सेंट्रल और स्टेट मिलकर नहीं बनेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी की डेफिनेशन, और जीएसटी की डेफिनेशन क्या है? देखो, टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि ओके आपके इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स होगा उसको जीएसटी कहा जाएगा। ओके, एक्सेप्ट ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये तो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब आएगा। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उस पर जो पुराने टैक्सेस है वही कंसीडर होंगे। ठीक है, फिर एक इसी आर्टिकल में स्टेट डिफाइन किए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स? ओके, स्टेट्स यानी क्या? टोटल 28 स्टेट्स हैं। ओके, सुनना मेरी बात, टोटल 28 स्टेट्स है और 3 ऐसे पार्टली यूटी है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। सुनना, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 ऐसे स्टेट और यूटी, पार्टली यूटी है, पार्टली स्टेट है। पर जीएसटी पर्पस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी पर्पस के लिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ये तीनों भी स्टेट ही माने जाएंगे, इवन दो यहाँ पे पार्टली यूनियन टेरिटरी है। ओके, पर स्टेट ही माने जाएंगे। तो टोटल जीएसटी के लिए 31 स्टेट्स माने जाएंगे। ओके, और यहां अगर इंट्रा होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार, अभी यूनियन टेरिटरी यानी क्या? जहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, पूरा सेंट्रल का ही कंट्रोल है, पूरा सेंट्रल का कंट्रोल है। यूनियन टेरिटरी गवर्न बाय गवर्नमेंट, वहां गवर्नर अपॉइंट होता है, वहां कोई सीएम नहीं होता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, सुनो, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा दीव, ओके, यहाँ पे दमन दीव दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, ये आपकी यूटी है। और अगर यहाँ पे इंट्रास्टेट होता है, अगर यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो वो केस में लगता है सीजीएसटी 50% और एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी। इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी इंट्रा होता है तो 50% यूटी जीएसटी लगेगा। ओके, 50% यूटी जीएसटी लगेगा। तो ये था, तो टोटल बस मेरा इतना ही कहना है कि आपका टेक अवे पॉइंट क्या होगा एग्जाम के हिसाब से, एमसीक्यू में क्या टेक अवे पॉइंट होगा कि ये जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर है, ओके, ये जीएसटी के लिए स्टेट माने जाएंगे। और जब दिल्ली में इंट्रा होता है तो उसके ऊपर यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और यूटी में अगर इंट्रा होता है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा। क्लियर? सबको क्लियर हुआ होगा तो सीएल टाइप करो। ओके, सीएल टाइप करो। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में है, ओके, और वो ओके, यह जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस।
आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जीएसटी काउंसिल के क्या रिकमेंडेशंस हो गए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने यहाँ पॉइंट्स दी है। ओके, क्या रिकमेंडेशन होता है? सो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, एग्जम्पशंस क्या क्या हो गए, ओके, और एग्जम्पशंस कहाँ दिए जाएंगे, एग्जम्पशन भी काउंसिल डिसाइड करेगा और अकॉर्डिंगली। और तो ये जो जीएसटी काउंसिल होता है बेटा, ये जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसके रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट जीएसटी में चेंजेस करती है। ओके, ये काउंसिल सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाता है, मतलब इसमें सेंट्रल के भी मेंबर होते हैं, स्टेट के भी मेंबर। क्यों? क्योंकि जीएसटी लॉ दोनों मिलकर चलाना है और दोनों मिलकर चलाने के लिए काउंसिल बनाया गया। ओके, तो काउंसिल आपको हर बात पे रिकमेंडेशंस देती है। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीएसटी में, क्योंकि उसके बेस पर ही आपकी अमेंडमेंट्स होती है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस क्या क्या हो गए, तो बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन। ओके, सब कचरा हटा दो जो आपने रेगुलर इसमें पढ़ा होगा और स्पेसिफिक दिमाग में फिट करो। क्या? कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए, इस पर रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ओके, आज भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। हो सकता है फ्यूचर में काउंसिल ये कहे कि भाई एंटरटेनमेंट भी मर्ज कर दो, सब्स्यूम कर दो। एग्जम्पशंस कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पे देना है, ये काउंसिल डिसाइड करेगा। जीएसटी मॉडल कैसा होगा, आईजीएसटी का रेवेन्यू कैसे अपोर्शन होगा, अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी रेवेन्यू, थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या होगी, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। जीएसटी रेट्स क्या हो गए, जैसे अभी क्या हुआ, ओके, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में जीएसटी के रेट चेंज हो गए। पहले काउंसिल बैठा भाई, ओके, जीएसटी काउंसिल बैठा, काउंसिल के बाद में स्टेट के मेंबर्स बैठे और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अभी जीएसटी में 5, 18, 40 ऐसे 3 ही रेट्स रखते हैं, बाकी सब उड़ा देते हैं। तो जीएसटी रेट्स जब बदलने रहे, चेंज करने रहे, ओके, तो वो जो रेट्स है वो रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं, यस, जीएसटी काउंसिल वो रेट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि आपका कोई सरचार्ज वगैरह लगाना है, तो वो एडिशनल टैक्स लगाना है, तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। और कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, अब ये लिस्ट जो है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभी स्पेशली चैप्टर रजिस्ट्रेशन में ले लेता हूँ। ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये याद आना चाहिए कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है। या कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख का लिमिट है, तो उसमें आपको याद आना चाहिए। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम में नाम दे देंगे, आसाम दे देंगे या फिर उत्तराखंड दे देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे इसको क्लिक होता है क्या, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट और कंपोजिशन लेवी 75 लाख तक ही मिलेगी। ओके, या थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड 10 या 20 लाख मिलेगा, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन से है, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे। तो एक दो बार ये रीड करके चले जाना, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन से हैं। तो इस स्टेट में कुछ प्रोविजन अलग से लगती है, जैसे कंपोजिशन लेवी की प्रोविजन अलग से लगती है, कुछ एग्जम्पशंस अलग से लगते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड अलग से लगते हैं, तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बोला गया। उसके बाद में यस, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अभी समझ लो, इसके ऊपर फिर मैं एक क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन लूंगा, तो ये चैप्टर के कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एग्जाम के हिसाब से करके जाने हैं, ओके, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाओ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, आप इस पे आ गए। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी यानी क्या, समझ लो आप जो है परचेस कर रहे हैं, जो आप परचेस करते हो उसको कहते हैं टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। मतलब परचेस करते हैं तो टैक्स लग के आता है, टैक्स लग के आता है तो वो इनवर्ड सप्लाई का टैक्स कहा जाता है, जिसका हम क्रेडिट लेते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। और एक होता है आपका आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपका टैक्स पेएबल। ओके, तो जो भी आपने परचेसेस पे जीएसटी पे किए, इसके आपको क्रेडिट मिल जाते हैं, आईटीसी मिल जाते हैं फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। लेकिन इसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, और गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपके परचेसेस पे आईजीएसटी आपने पे किया होगा, तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट में यूज करते वक्त पहले आप आईजीएसटी में ही यूज करोगे, आउटपुट पे यूज करते वक्त पहले आप आईजीएसटी में यूज करोगे। उसके बाद बैलेंस होगा, समझ लो आपके 200 आईजीएसटी है इनपुट का और आउटपुट का 100 ही है, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 100। उसके बाद बैलेंस होगा तो आप सीजीएसटी, सुनो, सीजीएसटी और एसजीएसटी आप एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। सर कैसे, बताऊंगा, एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको क्रेडिट यूज करते वक्त सबसे पहले आईजीएसटी का ही क्रेडिट यूज करना पड़ेगा, बाद आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीट यूटिलाइजेशन के बाद आप जो है, ओके, आईजीएसटी पूरा कंप्लीट यूज हो गया,
इसमें मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम भी आएगा, सॉरी, ओके, एक आएगा मिजोरम भी आएगा, मेरे से रह गया, मिजोरम भी आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, आपने आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो यूज करने के बाद दूसरा फिर यूज करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे, और अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे, अगर बैलेंस होगा तो आप आईजीएसटी के पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी नॉट अलाउड। ओके, क्रॉस क्रेडिट ऑफ मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में नहीं मिलेगा और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं मिलेगा। ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। चलिए, तो चैप्टर 1 पे व्हाट इज योर इंपॉर्टेंट टेक अवे, आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना है। पहला, ये क्वेश्चन, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। दूसरा, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई, ये अलग अलग टैक्सेस, पुराने टैक्सेस आज का कौन कौन से केस में एप्लीकेबल है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने समरी फॉर्म में लिया, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एटीसी। ये जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इस पर सर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आते हैं क्या? नहीं, इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली आते हैं, मतलब कभी जैसे मई में पूछ लिया, फिर सितंबर में नहीं पूछा, इसके ऊपर हो सकता है जनवरी में पूछ ले, या हो सकता है आगे मई में पूछ ले, या जो भी है। ओके, तो कभी कभी इसके ऊपर हर एक दो एग्जाम के बाद एक आधा बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर होता है। चलो, अब हम आपकी नोटबुक निकालो, और नोटबुक में अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप स्क्रीन पे देखो अभी। ओके, आज ही मैं पीडीएफ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। ओके, आपके लॉगिन में भी मिल जाएगा, लॉगिन में जो आपका कोर्स मटेरियल है उसमें मिल जाएगा, और जो आपका ऐप है उस ऐप में प्लेयर जो है, प्लेयर में भी, आपके प्लेयर में भी पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन का। तो चलो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आता है, और धीरे धीरे, और मैं आपको ये कहता हूँ कि प्लीज आप जो है ओके 2-3 लेक्चर देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही है क्या। मैच हो रही होगी तो डेफिनेटली फिर बैच ले लेना आपने, आपको फायदा हो रहा तो बैच ले लेना आपने, आपको फायदा होगा तो ही बैच लेना। ओके, मैं पहले ही कह रहा हूँ। उसके बाद में चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चैप्टर 1। ओके, अब चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, और बाकी जो आपको पढ़ने हैं मैं बता दूंगा। तो मैं अभी हम डिस्कशन में स्पेसिफिक चलते बेटा, जितना आप स्पेसिफिक मेरे साथ चलोगे उतना सब्जेक्ट इजी होगा। फिर आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ो ना, आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ो। पर अभी ये बैच में बहुत फोकस एनालाइज करके बना रहा हूँ। मेरी पूरी मेहनत है कि आपके आने वाले अटेम्प्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। ओके, तो मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो पहले फोकस उसके ऊपर, बाद में आपको एक्स्ट्रा रीड करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं बेटा, ये अगले 3 लेक्चर्स डेमो रहेंगे, यूट्यूब पे आएंगे, अगले 3 लेक्चर्स यूट्यूब पे आएंगे, डेमो रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपका लेना चाहता हूं। चलो नोटबुक में आ जाओ, लिखो चैप्टर 1। नोटबुक में आ जाओ, लिखो चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी, और ये क्वेश्चन मैं आपका कवर करना है। लिखा आपने इंट्रोडक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी। चलो, अब एक सवाल जो है जनवरी 25 एग्जाम में पूछा गया था, और ये सवाल क्या था, लिस्ट द टैक्सेस विच आर सबस्यूम इन जीएसटी, व्हाट आर द टैक्सेस दैट विल कंटिन्यू पोस्ट जीएसटी। अब कौन से ऐसे टैक्सेस है जो कंटिन्यू किए गए पोस्ट जीएसटी, दोनों भी पूछ लिए, कौन से सबस्यूम हुए और कौन से कंटिन्यू कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब लिखो, देख के मत लिखना। ओके, यहां पे मैं भी आपके साथ लिखूंगा प्रैक्टिस में। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखो, फर्स्ट पॉइंट, following are the taxes, following are the taxes subsumed in जीएसटी। ये ना पहले चैप्टर पे इजी लगेगा,
आपको इसका इंपॉर्टेंस, लिखने का इंपॉर्टेंस, प्रेजेंटेशन का स्किल धीरे 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 चैप्टर 2-3 में आपको समझ में आएगा। ओके, तब आपको फील होगा कि भाई साहब बहुत बहुत हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे प्रेजेंटेशन में क्लियर हो रहे हैं। ये तो पहला बेसिक चैप्टर है, बस मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। ओके, फॉलोइंग आर द टैक्सेस सब्स्यूम इन जीएसटी। अब यहाँ पे कौन से टैक्सेस सब्स्यूम है जीएसटी में? तो अब क्या करना? ओके, यहाँ पे सर ये टेबल वेबल बनाते बैठने का नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, बस फटाफट नीचे लिख दो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। टेबल वगैरह में टाइम मत बनाना। ओके, सेंट्रल में पहला, ओके कोई बताएगा कौन सा पहला? कोई बताएगा? लिखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हाँ, एक्साइज के तीनों, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मेरे साथ लिखो, ठीक है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। दूसरा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज के तीनों, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। थर्ड वन, थर्ड लिखो। हाँ, ये ध्यान रखना, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल, मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन। ये सर टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होता है? ये हो जाता है ना, आप जो भी यहाँ पे टूथब्रश वगैरह या फिर क्रीम वगैरह जो यूज़ करते हो टॉयलेट प्रिपरेशन में, शेविंग के लिए फोम वगैरह यूज़ करते हो, वो टॉयलेट प्रिपरेशन। उसके बाद में फोर्थ क्या कोई बताएगा? इसके आगे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स मर्ज किया गया। फिफ्थ कोई बताएगा? ओके, एक्साइज होगी, सर्विस टैक्स हो गया। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सिक्स एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कस्टम में एडिशनल कस्टम ड्यूटी मर्ज हो गया। ओके, कोई टेबल वेबल की तरफ ध्यान मत देना, फटाफट यहाँ पे लिख लेना। और देखो मैं आपको, हाँ कुछ मेरे पास पेपर अवेलेबल है रैंकर्स के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 1-2 चैप्टर होने दो, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ पे उन्होंने कैसा लिखा और कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बिल्कुल हम, ये बैच जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है? जिसको दिक्कत है, जो कॉन्फिडेंट है, मेरा आरआर बैच वो रेफर कर सकता है। नाउ अब स्टेट में कोई बताएगा? वैट या उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। तो सेल परचेज के टैक्स पहले दोनों लिख लो, उसके बाद में परचेज टैक्स लिख दो, परचेज टैक्स लिख दो। उसके बाद में थर्ड वन लिख दो, यहाँ पे कौन सा? एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। हाँ, अब अगर ये पॉइंट कोई लिखा यहाँ पे तो उसको, और जो इवैल्यूएटर है वो इंप्रेस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी, लोकल बॉडी का जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो तो आज भी लागू है। एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी का जो है वो तो आज भी लागू है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एंटरटेनमेंट टैक्स, वो तो जीएसटी भी लगता है और वो भी लगता है। उसके अलावा जो स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो सब्सिम हो गए। उसके बाद में एंट्री टैक्स, उसके बाद में यहाँ पे लग्जरी टैक्स, यहाँ 6 एडवर्टाइजमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स 7, लिखते जाओ मेरे साथ, स्पीड धीरे धीरे मैं आपकी स्पीड भी बढ़ाऊंगा लिखने की। 7 टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, ओके 7। और दोनों में भी, इधर भी सरचार्जेस एंड सेसेस, जो भी सरचार्ज और सेस होगा तो, और इधर भी सरचार्जेस स्टेट के हो गए और सेस, सरचार्जेस और सेस दोनों जगह। अब सवाल क्या पूछा था आपको? सवाल ये पूछा था कि भाई कौन से टैक्स सबसे हुआ है, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 में से आपको आउट ऑफ 4 3 तो मिल जाएंगे। आपने ये लिखे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सर एक आधा टाइम पे याद नहीं आया तो ठीक है ना, ओके, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं, और एक दूसरा सवाल पूछते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखो तो उनका दूसरा भी सवाल है,
व्हाट आर द टैक्सेस दैट विल कंटिन्यू पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के बाद भी कौन से ऐसे टैक्सेस है जो कंटिन्यू किए गए। हाँ, तो ये वाला पॉइंट अब थोड़ा आप समझ लो कि कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी के बाद भी कंटिन्यू किए गए। लिखो, सॉरी, राइट डाउन। टैक्सेस continued after GST, पहला लिखो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, जिसको आप कहते हो बीसीडी। ओके, सेकंड लिखो एक्सपोर्ट ड्यूटी आज लगती है, इवन दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और बेसिक एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी लगती है। थर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स आज भी लगता है। नेक्स्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी आपको पे करना पड़ता है। फिफ्थ, एंटरटेनमेंट टैक्स, लिखते वक्त पूरा ध्यान, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, अगर ईटी जो लग रहा है और लोकल बॉडी का है वो भी आज लग रहा है। उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स and alcoholic liquor for human consumption। ओके, तो देखो, तो आफ्टर जीएसटी कौन से टैक्सेस सब्सिम किए गए, तो आफ्टर जीएसटी ये जो है हमने देखा ये टैक्सेस सब्सिम किए गए, इसमें से जितना भी याद आया आपको ओके है। लेकिन ये हमने देखा कि टैक्सेस कंटिन्यूड आफ्टर जीएसटी यहाँ पे। इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन लिखते हो तो मुझे बताओ कितने स्टूडेंट है, अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आउट ऑफ 4 कितने लोगे आप, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए या 5 मार्क्स के लिए आ जाए, 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए आएगा तो आउट ऑफ 5 कितने लोगे, फटाफट टाइप करके बताओ। तो 5 आउट ऑफ 5, ओके 5 आउट ऑफ 5 ऐसे लोग हैं। चलो डन। ओके, तो ये हमने लिखा पहला क्वेश्चन, इस तरह से प्रैक्टिस होगी। ये तो चैप्टर बहुत इजी है यार, 2-3 क्वेश्चंस जो मैं आपको लिखा, ये बहुत इजी चैप्टर है। धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, तब आपको रियली समझ में आएगा कि यस कितना इंपॉर्टेंस है राइटिंग प्रैक्टिस का। चलो, अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमें कौन सा लेना है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे 15 ये है, which are the commodities which have been kept outside the purview of GST? Examine the status of taxation of commodities after introduction of GST. स्टडी मैट में मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 24 और मॉक टेस्ट पेपर 225 एग्जाम में ये क्वेश्चंस कवर है। चलिए, तो अब यहाँ पे कौन से ऐसे गुड्स है जो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी है, ये तो आपको याद हो गया। लेकिन प्रेजेंटेशन धीरे धीरे, ये जस्ट प्रैक्टिस है, ये तो ट्रायल है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो चलिए मेरे साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है लिखते जाओ, कैसे प्रेजेंट करना है लिखो। अब इसको कैसे प्रेजेंट करना, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, आप प्रेजेंट करते वक्त आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये फॉलोइंग गुड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, ऐसा भी लिख सकते हो,
या उसको ऐसा भी लिखने का तरीका है कि ऑल गुड्स और सर्विसेज आर अंडर द स्कोप ऑफ जीएसटी एक्सेप्ट दिस। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका, सर व्हाट इज द मोर एप्रोप्रिएट तरीका, मैं कहूंगा कि भाई सवाल कैसे पूछा है, सवाल ये पूछा है विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एग्जामिन द सिचुएशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर द कमोडिटीज, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर जैसा आपने क्वेश्चनर में दिया क्या वैसा का वैसा छापना है क्या, नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट को जितने यही आदत लगाओगा अपने ओन वर्ड्स में, जो आपको समझा उसमें जितना आप कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे अपने हिसाब से कवर करोगे उतना उतना आपको लॉ इजी जाएगा। अब इसको अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिखना, चलो मैं आपको ये सिखाता हूं कि अपने ओन वर्ड्स में आपने कैसे लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, फॉलोइंग गुड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ द स्कोप या परव्यू ऑफ जीएसटी। हाँ, अब कौन से फॉलोइंग गुड्स, तो उसमें आप जो लिखोगे यहाँ पे पहला लिखो अभी यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। और एक बी लिख दो, जो मैं बी आगे पढ़ा होगा वो लिख दो, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी कहीं होगी तो आपने करेक्ट कर लेना, इसको हम ENA कहते हैं, इसको हम ENA कहते हैं। और यू कैन से रेक्टिफाइड स्पिरिट, यू कैन से रेक्टिफाइड स्पिरिट। हाँ, अब देखो ये ध्यान रखना, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन, लिखते वक्त पूरा ध्यान, ना यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अल्कोहल, आप पूरा कर लेना। देखो पूरे वर्डिंग्स आने चाहिए, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। सर ये क्या है, इसके लिए रुक जाना कि आगे मैं बताऊंगा। तो ये दो कैटेगरी है, ओके, कि जिसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। अब दूसरा जो है, ये तो फॉलोइंग गुड्स आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। दूसरा ऑन, ओके, सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स, supply of following goods is subject to GST, when subject to GST, एक मिनट, on recommendation of GST council। चलो अब ये आप लिखो बिना देखे, मैं नहीं लिखूंगा। कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिखते जाओ, मतलब ये प्रोडक्ट पे जीएसटी कब से आएगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप लिखते जाओ फटाफट। डन, पहला पेट्रोलियम क्रूड, पहला आएगा पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा लिख लिया, 5 हो गए, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। एंड थर्ड पॉइंट, ऑन अबव गुड्स, मेरे साथ लिखते जाओ, एक ट्यूनिंग में हो, ऑन अबव गुड्स
एक्साइज, वैट और CST इज लेविएबल। ऊपर जो गुड्स है उसके ऊपर एक्साइज, वैट और CST इज लेविएबल। डन 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 डन, क्लियर, ओके। तो ये आपका प्रेजेंटेशन हुआ कि भाई कौन से गुड्स पे। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो है 21 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर का थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस में लेते हैं। अब ये 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आ जाओ यहाँ पे। यस, ये 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब ये 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। मिस्टर अजय, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ द गुड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर देना। और आपके पास अगर पुराना क्वेश्चनर होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, जो मेरा नया अपडेटेड आएगा वो तो ठीक है। पुनः मिस्टर अजय, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, pays GST under regular scheme and provide following information for the month of August, ठीक है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, या टैक्सेबल सप्लाई मतलब आउटवर्ड, आपका जो आउटवर्ड दिया है, इंटरस्टेट दिया है 10 लाख, इसके ऊपर IGST लगेगा। इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी आपका आउटवर्ड है और इसके ऊपर CGST और SGST लगेगा क्योंकि इंट्रा है। और इंट्रास्टेट परचेज बोला है, ये मतलब आपका इनवर्ड है, ये इनवर्ड है और इंट्रा है, तो CGST और SGST लगेगा, ये तो ठीक है। He has the following input tax credit at the beginning of the August 2026, मतलब उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ITC का, CGST, SGST और IGST का, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस भी है और आपकी परचेसेस भी है। रेट ऑफ CGST, SGST और IGST 9, 9, 18 रिस्पेक्टिवली। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल, यानी जो वैल्यू दी है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी है। ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैव बीन फुलफिल्ड। कंप्यूट द नेट GST पेबल बाय मिस्टर अजय फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सर आपने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया? इससे मैं एक आदत लगाऊंगा, आगे जब मैं सप्लाई चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई या ITC चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगा। तो जो भी प्रेजेंटेशन हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए है उसका ये बेसिक है। ये बेसिक प्रेजेंटेशन पे आज मेहनत करेंगे, इससे आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और स्किल लेवल बढ़ाओगे कि जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसा होता है, ठीक है। अब थोड़ा प्रेजेंटेशन पे हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में? ये प्रॉब्लम में मुझे नेट GST लायबिलिटी निकालना है। अब ये नेट GST लायबिलिटी जो है कैसे निकलेगी, तो मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले अब मेरे डिसीजन क्या है, मेरे डिसीजन है, ओके, पहले रफ में बताता हूं आपको नेट GST लायबिलिटी कैसे निकलती है, कैसे निकलती है। तो इसका कॉलम कैसे बनेगा, मैं आप कुछ मत लिखो, पहले समझते हैं। पर्टिकुलर्स, आपका कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, फिर हम GST लिखेंगे। पहला ऑलवेज लिखना IGST। सर क्यों? पहला IGST लिखना इन रुपीस। अब क्यों लिखना IGST? क्योंकि आपको पहले IGST खत्म करना पड़ता है, इसलिए IGST, बाद में CGST और बाद में SGST। तो ऐसे 3 कॉलम्स आपके बनेंगे। अब ये जब आप ओके IGST, CGST और SGST ऐसे तीनों लिख रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं हम नेट कैसे निकालते हैं। आउटपुट, आउटपुट टैक्स या टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो आपका आउटपुट टैक्स होगा जो आपके सेल्स पे लगा। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, टेबल बनाते वक्त अगर यहाँ पे वैल्यू का बना लो तो और इजी जाता है कि भाई आउटपुट में वैल्यू क्या है, और वैल्यू का बना लो तो ज्यादा इजी जाता है। और बाद में क्या होगा, लेस ITC। अब ITC जो हम लेस करने वाले हैं, तो ये लेस ITC में मेरे सामने आने वाले प्रॉब्लम क्या है, इन मेरे सामने आने वाले प्रॉब्लम ये है कि ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, फिर परचेज भी है, फिर टोटल ITC मुझे लेना है, फिर ITC का यूटिलाइजेशन करना है, तो ये सारी चीजें। तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये डिसीजन लिया कि एक काम करता हूं, पहले आउटपुट टैक्स का एक टेबल बना लूंगा, ओके,
यहाँ पे समझ लो, एक डिसीजन ऐसा हो सकता है आपका कि पहले आउटपुट टैक्स का टेबल बना लिया कि भाई टोटल आउटपुट टैक्स कितने, दूसरा आईटीसी का टेबल बना लिया और तीसरा नेट जीएसटी का टेबल बना लिया। ऐसे डिसीजन हो सकते हैं। या फिर आपके डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं, सुनो, आपके डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले ओके आपने नेट आईटीसी का बना लिया और एक ही टेबल में आउटपुट टैक्स लिख दिया। तो देखो अब आप जो है कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले हम आईटीसी पूरा बना लेते हैं। ओके पहले आईटीसी बना लेते हैं, फिर नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो यहाँ पे बराबर टाइटल देना क्वेश्चन नंबर 21 मेरे साथ। पहली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी अवेलेबल, टोटल आईटीसी अवेलेबल। इसमें मेरे को आईटीसी कितना है मेरे पास ये देख लो। पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, हाँ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके तो पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखो ये प्रेजेंटेशन तो आपने कर दिया। अब ये जो है ये प्रेजेंटेशन में अगर आप टाइटल में रेट्स लिख लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे आईजीएसटी एट द रेट 18%, आईजीएसटी एट द रेट 18%। क्यों? क्योंकि हमें परचेस वैल्यू भी, अब अगर आप वैल्यू का कॉलम भी बना लो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू का कॉलम बनाओ तो और इजी जाएगा कि भाई वैल्यू क्या थी, तो फटाफट कैलकुलेशन बन जाएंगे आपके। तो वैल्यू का कॉलम आपने बना लिया आईटीसी में। अभी नेट जीएसटी का नहीं, आईटीसी कितना है, तो आईजीएसटी का रेट ऊपर ही लिख दिया, सीजीएसटी का रेट 9% ऊपर ही लिख दिया और एसजीएसटी का रेट 9% आपने ऊपर ही लिख दिया। डन। आपने ये लिखने के बाद अब आईटीसी जो आपको लेना है, कोई टेबल वेबल के पीछे मत पड़ो। ओके फटाफट लिखने का है, लिया स्केल टेबल बनाया, फॉरगेट। ओके फटाफट बनाओ, टाइम नहीं है आपके पास। तो अब आप सबसे पहले लिख दो ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले लिख दो ओपनिंग बैलेंस। क्या मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है? हाँ। अब होने वाली मिस्टेक क्या है, अब मैंने ओपनिंग बैलेंस बताया, स्टूडेंट क्या करते हैं गलती से, ओके पहला ले लेते, पहला कॉलम मैंने किसका बनाया, आईजीएसटी का, तो ध्यान दो आईजीएसटी का बनाया तो आईजीएसटी का ओपनिंग लेना, गलती से सीजीएसटी का और एसजीएसटी का मत लेना। ओके आता हुआ प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस लेना, तो ओपनिंग बैलेंस ओके इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके और आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है 25,000। उसके बाद में सीजीएसटी का कितना है 20,000 और एसजीएसटी का कितना है, तो ये भी 20,000, सॉरी ये भी 30,000। ओके मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, प्लस इस मंथ में मैंने परचेसेस किए उसका, और परचेसेस मेरी इंट्रास्टेट परचेसेस है, तो अब मैं ऐड करूंगा इंट्रास्टेट परचेस। ये मैंने परचेस किया इंट्रास्टेट। अच्छा कितनी वैल्यू है इंट्रास्टेट परचेस की, देखो तो इंट्रास्टेट परचेस की वैल्यू आपको दिखेगी 5 लाख रुपीस। इंट्रास्टेट परचेस की वैल्यू दिखेगी 5 लाख रुपीस, तो यहाँ पे वैल्यू में लिख दो 5 लाख, वैल्यू में लिख दो 5 लाख। अब इससे क्या हो जाता है और आपका प्रेजेंटेशन अपस्किल हो जाता है कि मैं वैल्यू यहाँ लिख दिया 5 लाख। अच्छा ये इंट्रा है, इंट्रा है तो आईजीएसटी तो नहीं लगा होगा, फिर हमने क्या निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखो क्या फायदा होगा, यहाँ अगर तुमने रेट दे दिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर अगर रेट दे दिए तो आप डायरेक्टली 9%, मतलब क्या, तो 5 लाख का इंटू 9%, 45,000, और ये भी 45,000 आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर रेट नहीं बताते तो फिर आपको नीचे ऐसा लिखना पड़ता कि भाई 5 लाख ब्रैकेट में इंटू 9%, फिर यहाँ 5 लाख किसका 9%, ये लिखना पड़ता ब्रैकेट में। लेकिन आपने ऊपर ही रेट बता दिए तो आपको ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो छोटी छोटी बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पे आपका ये परचेसेस हो गया। तो अब टोटल अगर मैं लूं तो आपका टोटल आईटीसी कितना, ओके ओके तो टोटल आईटीसी अवेलेबल, टोटल आईटीसी अवेलेबल, तो आपका टोटल आईटीसी 25,000, उसके बाद में ये कितना हो गया 65,000 और ये 75,000, ये आपका टोटल एलिजिबल आईटीसी हुआ। चलो अब ये तो हुआ कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल आईटीसी, यहाँ पे हो गया। अब मैं एक टेबल डायरेक्ट भी यहाँ डायरेक्ट बना सकता हूँ, और वो कौन सा, नेक्स्ट ले लो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल,
नेट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ, पूरा लिखना, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यहां पे 20XX, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20XX, ठीक है, ये आपने फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20XX। तो अब यहां पे अगेन आपका क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, उसके बाद में पहला वैल्यू भी ले लो, वैल्यू भी हेल्प कर देगी आपको, वैल्यू का कॉलम भी ले लो इन रुपीस, IGST पहला ले लो इन रुपीस, और रेट लिख लोगे तो हेल्प हो जाएगी। IGST 18%, CGST इन रुपीस 9%, और SGST इन रुपीस 9%, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या लूंगा, ओके, मैं यहां पे लिखूंगा आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पर्टिकुलर्स में, ठीक है, इसमें 1। अब मैं प्रॉब्लम में आता हूं, प्रॉब्लम में 2 आउटवर्ड सप्लाई दिए, एक इंटरस्टेट दिया है, दूसरा इंट्रास्टेट दिया है। इंटरस्टेट 10 लाख का है, इंट्रास्टेट 2 लाख का है। तो यहां पे मैं आ जाता हूं आउटवर्ड सप्लाई में, इंटरस्टेट सप्लाई, और वो कितना दिया है, 10 लाख, वो कितना दिया है, 10 लाख वैल्यू, और दूसरा है इंट्रास्टेट आउटवर्ड, और वो आपका कितना दिया है, इंट्रास्टेट सप्लाई यहाँ पे 2 लाख। अच्छा, इंटरस्टेट पे कौन सा टैक्स लगेगा, चलो मेरे साथ सॉल्व करो फटाफट। इंटरस्टेट पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो उसके ऊपर लगेगा आपका IGST, इंटरस्टेट पे IGST लगेगा 18% से। अब मैंने रेट ऊपर लिख दिए तो आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1,80,000 उसका यहाँ पे IGST आ जाएगा। डन, CGST और SGST में डैश कर देना। इंट्रा पे कौन सा टैक्स लगेगा, इंट्रा पे CGST और SGST। तो अगर आप 2 लाख का 9%, तो 18,000 एंड 18,000, ये आपका आ गया CGST और SGST। अब ये तो टोटल आउटवर्ड टैक्स कितना आ गया आपका, तो टोटल GST पेबल, टोटल GST पेबल आपका कितना आ गया, तो टोटल GST पेबल 1,80,000, उसके बाद में 18,000 एंड 18,000, ये आपका 18,000, ये आपका टोटल GST पेबल आ गया। सब लिख रहे हो मेरे साथ, यस और नो। लेस आपका ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो ITC आपका जो रहेगा, अब क्या करना, ITC आपने ऊपर के टेबल में अगर देखोगे तो 25,000, ऊपर के टेबल में देखोगे तो 65, तो जितना आपका टोटल जो है, ओके, जितना आपका टोटल जो है, ये टोटल आपने इनर कॉलम में लिख देना। तो टोटल आपका पहले लिखना IGST, फिर CGST और फिर SGST, जो भी आपकी टोटल आई होगी। IGST रुपीज 25,000, CGST रुपीज टोटल आई 65,000, और SGST रुपीज आपकी आई 75,000। ये इनर कॉलम में लिख देना। अब क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन, ये क्रेडिट मुझे यूज करना है, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मुझे देना है, और ये मुझे क्रेडिट यूज करना है। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जब भी आप क्रेडिट यूज करोगे तो सबसे पहले IGST का लो, ठीक है, IGST का ले लेता हूं। तो IGST का क्रेडिट पहले किस में यूज करोगे, फॉर पेमेंट ऑफ IGST, तो ठीक है, यहां आपने यूज कर लिया, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि आप यूज कर रहे हो, लेस कर रहे हो। तो IGST का क्रेडिट मैंने यूज कर लिया फॉर पेमेंट ऑफ IGST। नाउ नेक्स्ट, अब ये यूज करने के बाद कोई बैलेंस बचा क्या, तो कोई बैलेंस नहीं। हाँ, बैलेंस होता तो मैं CGST और SGST इसमें यूज कर लेता, समझ लो, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, लिखना मत कुछ। अगर ये 25,000 के जगह 2,50,000 होता, सॉरी, ये 2,50,000 होता, अगर ये 2,50,000 होता तो मैं 180 इसमें यूज कर लेता, 180 इसमें यूज कर लेता होता, तो फिर बचता कितना, ओके, 180 होने के बाद 70 बचता है। तो 70, अब वो क्या कहते हैं, ये 70 आप CGST और SGST एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो।
मतलब ये 70 50 50 भी यूज कर सकता हो, यानी यहाँ 35,000 यहाँ 35,000 ऐसा भी यूज कर सकता हो, या फिर ये 70 पूरा इसमें यूज कर लिया, पूरा इसमें यूज कर लिया। जैसा आपको यूज करना है वैसा आप यूज कर सकते थे अगर एक्सेस बैलेंस होता तो। जैसा आपको जो भी प्रोपोर्शन में यूज करना है, जनरली आप एग्जाम में 50-50% यूज करना। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अभी तो बैलेंस नहीं है इसलिए डैश कर दिया। उसके बाद में CGST मेरे पास, अब IGST पूरा खत्म हो गया, सुनो IGST पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद में बैलेंस क्या है मेरे पास, इसके बाद में बैलेंस है CGST का। तो CGST का बैलेंस मैं कैसे यूज करूं, तो CGST का पहले CGST में, अब CGST में मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मेरा 18 ही है, तो ठीक है मैं 18 इसमें यूज कर लेता हूं। हाँ 18 मेरा यूज होने के बाद क्या CGST में SGST में यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, वहां क्रॉस कर देना। हाँ क्या मैं CGST का एक्सेस बैलेंस मैं IGST में यूज कर सकता हूँ क्या, यस। तो जो भी मेरे पास एक्सेस बैलेंस है मैं IGST में यूज कर सकता हूँ। ओके जो भी मेरे पास एक्सेस बैलेंस है मैं IGST में यूज कर सकता हूँ, तो मैंने उसको IGST में यूज कर लिया। ओके तो ये जो था, ओके यहाँ पे क्योंकि IGST में रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने यूज कर लिया। अब SGST का पहले मैं SGST में यूज कर लूंगा, यहाँ पे वो यूज करने नहीं मिलेगा। और अब मुझे कितना रिक्वायर्ड है, मुझे 1,80,000 माइनस 25 गए माइनस 47 गए, तो बचे कितने 1,08,000। हाँ तो पूरा का पूरा ही यूज हो जाएगा फिर तो 57,000, तो ये बचता है 57, तो 57 पूरा यूज हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेट GST पेबल, तो नेट GST पेबल आपका जो आएगा वो आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करो 180 माइनस 25 माइनस 47 माइनस 57, तो IGST आपका आएगा 51,000 और ये नील ये पूरा और ये नील ये पूरा। ओके ये आपका आ गया 57,000 नील नील नील। राइट डाउन नोट्स। ओके नोट्स क्या, हमें क्या लिखना है नोट्स, चलो लिखो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यूज IGST credit to pay IGST on outward supply, outward supply. First pay IGST on to IGST credit to pay IGST on outward supply. Second remaining amount of IGST, remaining amount of IGST can be IGST credit can be used for payment of CGST or SGST on outward supply in any proportion, आप किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो, पूरा 100 इधर पूरा 100 SGST में या 50-50 कोई भी रेशियो में आप यूज कर सकते हो। थर्ड वन, आफ्टर एक मिनट, थर्ड वन, use entire ITC of IGST before using ITC of CGST and SGST। पहले ITC पूरा IGST का यूज करो बिफोर यूजिंग CGST एंड SGST। नेक्स्ट CGST credit shall be utilized for payment of CGST and after that
balance if any, then use for payment of IGST, use for payment of IGST. सेम आप लिखो नेक्स्ट वन, CGST की जगह HGST लिखो. नेक्स्ट आप लिखोगे HGST credit shall be utilized for payment of HGST and after that balance if any then use for payment of IGST. बाद की नोट्स आप लिखोगे. एंड लास्ट, क्रॉस क्रेडिट ऑफ CGST and HGST is not allowed. Okay, done. बेटा आरआर का शेड्यूल मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा. नेक्स्ट आरआर कब आएगा, नेक्स्ट अब 2-3 चैप्टर बचे, कब आएगा वो अपडेट कर दूंगा. ये बैच फ्री नहीं है, पेड बैच है. आपको डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगी. मेरे ये लेक्चर होने के बाद मैं 1 घंटे में अपडेट कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये हमने देखा क्रॉस क्रेडिट ऑफ CGST HGST इज नॉट अलाउड. डन. सर ये इतना पूरा नोट्स लिखना जरूरी है? इसको बाद में शॉर्ट में भी कर सकते हो. ये फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा दिया, पर जस्ट यहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओके आपकी होनी जरूरी है. मुझे ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके देखा, कॉन्फिडेंस आया? ये तो बेस था, आगे देखो होता है क्या. कॉन्फिडेंस आया? ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमने लिख के देखे. अगर कॉन्फिडेंस आया होगा तो फटाफट मेरे साथ कम्युनिकेट करो और C टाइप करो. फटाफट मेरे साथ ओके C टाइप करो. ठीक है, हाँ वो मैं अपडेट कर देता हूँ बेटा, प्लीज अपडेट कर देता हूँ मैं बाकी सब. ठीक है, अब आपके DPQ जो है आपका क्या रहेगा? DPQ क्वेश्चन नंबर 11 और 12. ओके आई रिपीट, DPQ लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप ट्राई करना. बाकी थ्योरी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, पढ़ो, जैसे कंफर्टेबल टाइम रीड करके रख दो. आपको जो भी बाकी थ्योरी क्वेश्चन जो आपको रीड करना है रीड कर लेना. इतने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा लिए. ओके मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा लिया. ओके चलो डन. तो यहाँ हमारा आज का सेशन हम एंड करते हैं. 3 डेमो यूट्यूब पे रहेंगे और जो 3 डेमो यूट्यूब पे रहेंगे तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से रहेंगे. रुक जाओ, डोंट स्पैम प्लीज रुक जाओ. ओके तो चलिए दोस्तों, यहाँ का पहले तो ये सेशन को एंड करते हैं. चलिए तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपने रिकॉर्डेड स्ट्रीम देख ली. आज का हमारा पहला सेशन था और पहले सेशन में मैंने हमारे प्रैक्टिस बैच में कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, लेकिन रियली आपको मजा आएगा नेक्स्ट सेशन 2, 3, 4 में और आपको समझेगा कि यस क्या डिफरेंस है आपके कॉन्सेप्ट समझने में और एक्चुअल प्रैक्टिस करने में. ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर था तो ओके हमने यहाँ पे देखा. ओके लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 2, 3, 4 का डेमो जरूर देखिए और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए. तो दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपनी कमेंट जरूर दीजिए और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में जरूर आपने लिखिएगा. इस तरह से मेरी रिकॉर्डेड स्ट्रीम डेमो 2, 3, 4 आपको आएगी और ये जो है आप जरूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. और जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको सारे रिसोर्स मटेरियल कहाँ मिलने वाले और टेलीग्राम ग्रुप लिंक कैसा कहाँ मिलने वाली है, तो एक बार फिर से बता दूं, हमारा जो वी स्मार्ट प्लेयर का ऐप है, ओके अगर आप कोर्स बाय करते हो तो कोर्स बाय में आपको प्लेयर जो रहेगा उसमें आपको माय कोर्स में आपका कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसमें सारे रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएंगे जिसमें टेलीग्राम ग्रुप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ओके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. और आपको अच्छा लगे तो MZ टाइप कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और इस एग्जाम में हम हमारा बेस्ट देंगे. तो लिखो, कमेंट में लिखना कि वी विल गिव आवर बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.